यह कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है। माही ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अपने सर को थामते हुए बोली, साला, आज इतना दर्द क्यों हो रहा है? कल रात कुछ ज्यादा ही हो गई लगती है। मुन्ना मुन्ना कहाँ मर गया ये गधा? कभी टाइम पर नहीं आता, कामचोर कहीं का। अभी बताती हूँ इसे। ये सर दर्द आज तो मेरी जान लेकर ही मानेगा। इतना कहकर माही बेड से नीचे उतरी और जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाई, तभी एक जोर की आवाज के साथ माही मुंह के बल नीचे गिर गई। नीचे गिरते ही माही का सारा सर दर्द गायब हो गया। उसने अपनी आंखें खोलते हुए कहा, साला, किसकी मौत आई है आज? किसने मेरे बेड के पास सामान रखा? इतना कहते ही उसने चारों तरफ देखा और चिल्लाते चिल्लाते अचानक रुक गई। ये किसका कमरा है? इतनी चमक में कहाँ हूँ? ये किस राजा के महल में पहुंच गई मैं? क्या ये कोई होटल है? पर मैं तो अपने घर पर थी। तभी उसका ध्यान अपने कपड़ों पर गया। उसने एक सुंदर सा नीले रंग का लहंगा पहना हुआ था, जिस पर सोने और मोतियों की कढ़ाई हुई थी। ये कपड़े, ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं मैंने? चल क्या रहा है यहाँ? कहते हुए माही खड़ी होकर चारों तरफ देखने लगी। तभी माही की नजर सामने रखे आईने पर गई। ये उसका चेहरा नहीं था। वो जल्दी से आईने के पास गई और उसमें अपने चेहरे को देखा। काली आंखें, बिल्कुल काली रात में चमकते तारों की तरह। छोटा सा चेहरा, छोटी सी नाक जिसमें एक सुंदर सी नथ डली थी। लाल गुलाब की तरह होंठ, बर्फ सा सफेद और नाजुक रंग, कमर तक लंबे काले बाल, मॉडल से भी ज्यादा सुंदर बदन। माही भी सुंदर थी, पर इस चेहरे के सामने उसका चेहरा कुछ नहीं था। मतलब लड़की बिल्कुल बवाल थी। माही के मन में सबसे पहले यही आया। उसने जल्दी से अपना सिर झटका और समझने की कोशिश करने लगी कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। तभी उसके सर में कुछ यादें आकर गुजरी, जिसे देखकर माही नीचे गिर पड़ी। उसने अपने सर पर हाथ रख लिया। माही के मन में इस स्थिति के लिए एक ही गाना आ रहा था, मेरे तो एल लग गए। कहते हैं ना, टेंशन के समय में दिमाग में गाने बहुत आते हैं। यही माही के साथ हो रहा था। वो अभी अपनी स्थिति को समझने की कोशिश कर रही थी। तभी उसके कानों में एक आवाज आई, राजकुमारी, क्या आप उठ गई हैं? हम आपके वस्त्र निकाल दें? हाँ नहीं, मुझे कुछ नहीं लेना। मुझे अकेले छोड़ दो, दफा हो जाओ यहाँ से। माही ने अपना सर पकड़े हुए चिल्लाते हुए कहा। ये सुनकर पहले तो वह दासी हैरान हो गई, फिर जल्दी से जी राजकुमारी कहकर चली गई। माही अपने बालों को लगभग नोचते हुए कहती है, क्या से क्या हो गया बेवफा? हाँ, मेरे साथ ही ये क्यों हुआ? माही रोती रोती अपना सर सामने दीवार पर मारने लगी। मैंने शराब के नशे में खुद को ही मार डाला। गधी कहीं की, सबने मना किया था, पर तुझे तो पीकर वंडर वुमन बनना था ना। तो ये है हमारी कहानी की हीरोइन माही, जो मुंबई की एक डॉन है। इन्हें सब माफिया क्वीन के नाम से जानते हैं। पूरे मुंबई के बड़े बड़े लोग इनके नाम से ही खौफ खाते थे। कल रात इन्होंने अपनी कामयाबी की खुशी में बहुत ज्यादा शराब पी ली और अपने कमरे की रेलिंग पर अपनी कामयाबी की स्पीच सुनने के लिए खड़ी हुई थी, पर नशे में होने की वजह से बैलेंस नहीं कर पाई और 40वीं मंजिल से नीचे गिर गई। इनका शरीर नीचे और आत्मा यहाँ किसी और दुनिया में पहुंच गई। जिसके अंदर अब माही की आत्मा है, वो भीमपुरी राज्य की राजकुमारी मीरा है। इनके पिता यहाँ के राजा तेज प्रताप सिंह है। ये उनकी दूसरी पत्नी सावित्री की बेटी है। इनकी मां की मृत्यु इन्हें जन्म देने के बाद ही हो गई थी। राजा की 3 और पत्नियां हैं, जिनमें बड़ी पत्नी के 2 संतान हैं, एक बेटा और एक बेटी। तीसरी पत्नी का भी एक बेटा है। छोटी पत्नी की कोई संतान नहीं है, पर वो मीरा को अपनी सगी बेटी से भी ज्यादा प्यार करती है। मीरा एक शांत, सुशील और आज्ञाकारी राजकुमारी थी। वो बहुत भोली थी, जिसका फायदा उसकी बड़ी बहन राजकुमारी श्रद्धा खूब उठाती थी। बचपन से ही श्रद्धा मीरा को परेशान करती और अपनी सभी गलतियों का दोष मीरा पर डाल देती थी। मीरा हमेशा कुछ नहीं कर पाती थी और अपनी बहन की गलतियों की सजा भोगती थी। कोई उसकी बातों पर यकीन नहीं करता था। राजा भी हमेशा अपनी बड़ी पत्नी यानी राजकुमारी श्रद्धा की मां के कहने पर मीरा को ही सजा देते थे, क्योंकि बड़ी रानी अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी और मीरा को सजा दिलवाने में श्रद्धा की मदद करती थी। मीरा को सूर्यगढ़ के मुकुट राजकुमार सूर्यदेव सिंह पसंद आ गए थे। वो हमेशा छुपकर उन्हें देखा करती थी, पर कभी अपने प्यार का इजहार नहीं कर सकी। वहीं श्रद्धा को भी मुकुट राजकुमार सूर्यदेव सिंह पहली नजर में ही पसंद आ गए थे। जब उसे पता चला कि मीरा भी उन्हें पसंद करती है, तो उसने गुस्से में एक चाल चली। उसने राजकुमार के सामने मीरा को इतना बुरा बना दिया कि राजकुमार मीरा से नफरत करने लगे। कल रात राजा द्वारा रखे गए जश्न में जब राजा ने उन्हें मीरा से विवाह करने के लिए पूछा, तो राजकुमार ने सबके सामने मीरा का अपमान कर दिया और उसे मना कर दिया। ये सब श्रद्धा की चाल थी। उसने ही अपने पिता को मीरा का विवाह राजकुमार से करने के लिए सलाह दी थी,
ताकि मीरा का अपमान हो सके। उसे पता था कि राजकुमार मना ही करेंगे, क्योंकि वे मीरा से नफरत करते थे, जिसकी वजह से मीरा का भरी सभा में अपमान हुआ। यह अपमान मीरा सह नहीं सकी और उसने जहर पीकर अपनी जान दे दी। प्रेजेंट टाइम, माही ने मीरा की सारी यादें देख ली थी, जिसे देखकर ही माही का दिमाग खराब हो रहा था। तभी एक आवाज माही के कानों में आए, हेलो मास्टर। ये सुनकर माही ने इधर उधर देखा, पर कमरे में उसके सिवा कोई नहीं था। तो यह आवाज कहां से आ रही है? तभी माही, जो अपना गुस्सा कंट्रोल करके बैठी थी सिस्टम की ये बात सुनकर उसका गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो गया। वो गुस्से में चिल्लाकर बोली, साले बिना शरीर की आत्मा सामने आ मेरे, क्या जब ये नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता लगा रखा है। एक तो मुझे इस सारे जहां की दुखियारी जोड़ में अबला नारी के शरीर में डाल दिया। अरे इसने तो कभी एक मक्खी भी नहीं मारी, बस सबसे मार खाकर आ जाती है। कहाँ मेरी पर्सनैलिटी और कहाँ इसकी। मुझे नहीं रहना यहाँ, या तो मुझे मेरी बॉडी लौटा या मुझे ऊपर स्वर्ग में भेज दे। मैं नहीं रह सकती इसके शरीर में। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद जो खुद के लिए नहीं लड़ सकते। माही अपना गुस्सा सिस्टम पर निकाले जा रही। माही की सारी बातें सुन सिस्टर 7,658 थोड़े गुस्से में बोले, आपको कोई हक नहीं मेरी ऊपर सवाल उठाने का। मुझे भी कोई शौक नहीं है आपके साथ रहने का, वो तो मेरी मजबूरी है। और आपकी बॉडी और समय दोनों ही पृथ्वी पर समाप्त हो गए हैं, और स्वर्ग का सपना तो आप भूल जाए। आपके कर्म ऐसे हैं कि आपको तो स्वर्ग का दरवाजे भी ना देखने दे। आखिर कौन से अच्छे कर्म किए हैं आपने? गुंडागर्दी, लोगों के साथ मारपीट, बस यही किया है आपने। हाँ, आपके कर्मों के हिसाब से आपको नर्क भेजा जा सकता है। वहां गर्म गर्म नर्क का तेल आपका इंतजार कर रहा है। वही माही, जो अभी भी गुस्से में पागल हुई जा रही थी, सिस्टम की आखिरी लाइन सुन उसका गुस्सा ऐसे गायब हुई जैसे गधे के सर से शिंग। उसने अपना गला साफ करते हुए कहा, हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानकर यहाँ रह लेती हूँ। अब तुम इतनी रिक्वेस्ट कर ही रहे हो तो मैं मान जाती हूँ। आपको यहाँ रहना भी और राजकुमारी मीरा की जिंदगी को भी सुधरना है, जिससे आपके कर्म कुछ अच्छे होगी। सिस्टम ने माही से कहा। ये सुन माही ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, करना तो पड़ेगा। मैं ये अबला नारी के कैरेक्टर बनकर नहीं रह सकती, मुझसे ये नहीं होगा। कुछ समय की बातचीत के बाद मीरा, अब हम माही को मीरा ही कहेंगे, और लुक्स। माही ने सिस्टम के लंबे चौड़े नाम को सुनकर बहुत चिढ़ गई, जिसके बाद सिस्टम ने उसे अपना एक नाम रखने के लिए कहा। इसके बाद माही ने बहुत अजीबोगरीब नाम बताए जो सिस्टम को पसंद नहीं आए, जिसे सुन माही ने चिढ़कर कहा, तो तुम खुद ही रख लो अपना। इसके बाद सिस्टम ने उसे अपना लुक्स बताया। तो तुम कह रहे हो ये पृथ्वी नहीं है? नहीं मास्टर, ये यूनिवर्स का एक और प्लेनेट है, पर यहाँ तो सब हमारी पृथ्वी की तरह ही दिखते हैं। सब कुछ सेम टू सेम है, यहाँ तक की भाषा भी। तो आपको क्या लगता है इंसान बस पृथ्वी पर ही रह सकते हैं? ये यूनिवर्स बहुत बड़ा है, किसी को नहीं पता यहाँ कौन से और कितने राज दफन है। इंसान अभी इतना विकसित नहीं हुआ जो इस यूनिवर्स के सभी राज का पता लगा सके। मीरा ने लुक्स की बात सुन अपना सर हाँ में हिलाया। हाँ, ये तो तुमने सही कहा, हमें अभी इस यूनिवर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। वही राजमहल में मीरा के कमरे के बाहर बहुत सी दासियां कमरे के अंदर देखने की कोशिश कर रही थी। वो मीरा को खुद से बातें करते हुए, कभी हंसते हुए तो कभी गुस्सा होते देख हैरान परेशान थी। पूरे राजमहल में ये बात फैल गई थी, राजकुमार के कल सबसे सामने अपमान करने से राजकुमारी मीरा का दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। जब ये बात राजा तक पहुंची तो उन्होंने राजवेद को मीरा का इलाज करने का आदेश दे दिया। इन सब बातों से अनजान हमारी माही इस दुनिया और राजकुमारी मीरा के बारे में लुक्स से जानने में लगी थी। तभी किसी ने मीरा के दरवाजे पर दस्तक दी। राजकुमारी मीरा, क्या हम अंदर आ सकते हैं? जिसे सुन मीरा, जो लुक्स से बातें कर रही थी, वो रुक गई। उसने उसे अंदर आने को कहा, आ जाओ। तभी दरवाजे से 2 दासियों के साथ 6-7 सफेद वस्त्र पहने कुछ लोग अंदर आए। मीरा उन्हें ध्यान से देख समझने की कोशिश कर रही थी कि ये है कौन। तभी एक लड़की मीरा की तरफ भागते हुए आई, जिसे देख मीरा जल्दी से साइड हट गई। वो लड़की सीधा पीछे रखे मेज से जा लगी। मीरा ने आंखें छोटी कर अपनी सामने निरूपा राय की एक्टिंग करती लड़की को देखा। ये मीरा की सबसे खास दासी और दोस्त निकिता थी, जो हमेशा मीरा को मुसीबत में डालने का काम करती थी। ये राजकुमारी श्रद्धा के सारे कामों में उसका साथ देती और उसके लिए हमेशा मीरा की जासूसी करती। मीरा ने जब देखा कि कैसे ये उसकी तरफ भाग आ रही है, उसका मकसद मीरा को धक्का देकर पीछे रखे मेज पर गिरने का था, जिस वजह से मीरा का फेस खराब हो सकता था। पर सही समय पर मीरा ने अपनी स्किल्स का यूज कर आराम से साइड हटकर अपना पैर निकिता के पैरों में फंसा दिया, जिससे निकिता अपना बैलेंस नहीं बना पाई और मीरा की जगह खुद मेज से टकरा गई, जिससे मेज के कोने से उसके फेस पर बहुत बड़ा कट लग गया। निकिता की एक तेज चीख पूरे कमरे में गूंज गई, जिसे सुनकर मीरा के दिल को बड़ी ठड़क पहुंची। इस निकिता के लिए मीरा ने क्या क्या नहीं किया। एक दासी होने के बाद भी उसे अपनी छोटी बहन की तरह रखा। उसे वो सब देती जो उसके पास होता, उसके बदले मीरा को क्या मिला? धोखा, जिससे माही को बहुत नफरत थी। उसे ऐसे दोगले लोगों से सबसे ज्यादा गुस्सा आता जो सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और। आज से तो माही ने मीरा का बदला लेने की शुरुआत करी थी, अभी तो आगे आगे देखो होता क्या है। तभी निकिता के चिल्लाने की आवाज एक बार और आए, राजकुमारी राजकुमारी हमारी मदद करें, हमें बहुत दर्द हो रहा है। ये सुन मीरा जल्दी से अपने ख्यालों से बाहर आए।
उसने आसपास अपनी नजरें की। उसकी नजर सामने रखे पानी के गिलास पर गई। सभी की नजर इस समय निकिता पर थी। मीरा ने जल्दी से वो गिलास उठाया, कुछ पानी की बूंदें अपनी आंखों में डाली और बाकी पानी जल्दी से पी गई। मीरा भागकर निकिता के पास गई। ये कुछ ऐसे था जैसे 90 की हीरोइन अपने दुख को दिखने के लिए भाग जाती थी। निकिता, मेरी बहन, ये क्या हुआ तुम्हारे साथ? जल्दी से कोई वेद को लेकर आए, कहते हुए महल के बाहर जाना। अब आगे मीरा अपने दुपट्टे से बार बार निकिता के चेहरे को पोंछ रही थी। सामने खड़े लोगों को लग रहा था कि राजकुमारी मीरा निकिता की सहायता कर रही है, पर मीरा को ही पता था वो क्या कर रही है। उसके दुपट्टे पर शीशे से कारीगरी की हुई थी। जब मीरा अपना दुपट्टे से निकिता के चेहरे पर लगा रही थी जिससे उसका घाव और बढ़ गया, वही निकिता तो पहले ही दर्द के कारण बेहोश हो गई। तभी कुछ लोग आए और निकिता को वेद घर ले गए। वही मीरा ने सबको उसे अकेले छोड़ने के लिए कहा। वो बहुत दुखी लग रही थी। उसने दासी से कहा, हमें अकेला छोड़ दे, हम कुछ समय अकेले रहना चाहते हैं। ये सब मीरा ने रोते हुए कहा। आप सब निकिता का ध्यान रखें, हम उसे ऐसे नहीं देख सकते, हमारा दिल ये सह नहीं पाएगा। जिसे सुन सभी दासियों मीरा को उच्च नजरों से देखने लगी थी। कितनी दयालु थी उनकी राजकुमारी जी, एक दासी के लिए इतनी दुखी हो रही थी। सभी ने मीरा को जी राजकुमारी जैसी आपकी आज्ञा कह चली गई। सभी के जाने के बाद मीरा ने एक बार चारों तरह देख गहरी सांस ली। हाँ, ये अबला नारी की एक्टिंग करना कितना मुश्किल है, कितने आंसू बहाने पड़ते हैं। है रोकर गला दर्द हो गया। मेरा पानी कहाँ है? कोई पानी दो जल्दी मुझे, कहते हुए मीरा ने पास रखी पानी की केतली से सारा पानी एक सांस में ही पी लिया। तभी लुक्स की आवाज आए, बॉस आप कितनी गंदी एक्टिंग करती है, इतना गला फाड़कर कौन रोता है? आपको तो अच्छी एक्टिंग भी नहीं आती, आपको एक्टिंग क्लास लेने की जरूरत है। जिसे सुन मीरा चीड़ गई। उसने गुस्से में पानी के केतली को हवा में लटकाए हुए कहा, सुनो, वे एक्टिंग के कीड़े में कोई स्टार प्लस की बहू नहीं हूँ जो अपने साथ आंसुओं की टंकी लिए घूमती रहूं, समझे? मैंने अपनी जिंदगी में लोगों को रुलाया है, ये पहली बार है जब मुझे रोना था, समझे? जिसे सुन लुक्स बोला, बॉस वो आपके आंसू नहीं थे, और ये बार बार आप मेरे इतने अजीब गरीब नाम क्यों रखती है? तो क्या हुआ, गला तो मेरा था ना, और जो मैंने तुम्हें नाम दिए हैं उसके लिए तुम्हें मेरी मंदिर बनाकर पूजा करनी चाहिए, समझे? कि तुम जैसे बिना शरीर की आत्मा को मैंने नाम दिया है। जिसे सुन लुक्स कुछ बोलने वाला था, तभी मीरा उसे चुप करते हुए बोलती है, अब तुम चुप हो जाओ, मुझे शांति से आगे के बारे में सोचने दो। कितना बोलते हो तुम, कभी चुप भी रहा करो, मुझे सोचने दो। इसको तो मैंने ठिकाने लगा दिया, अब मुझे कुछ दिन शांति के मिल जाएंगे। रात का समय एक काली आकृति राजमहल से छुप छुपाकर बाहर की तरफ निकली। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि देखने वाले को लगता जैसे हवा का एक झोंका निकला हो। वो आकृति राजमहल से निकलकर पास के जंगल में चली गई। उस आकृति ने अपनी काली आंखों से पेड़ के ऊपर से उसने चारों तरफ अपनी नजरें फेरी। जंगल में कोई नहीं था, चारों तरफ शांति पसरी थी। वो आकृति पेड़ से नीचे उतरी, उसने अपने फेस पर से कपड़ा निकला। ये आकृति कोई और नहीं हमारी मीरा थी, जो राजमहल से छुप छुपकर बाहर निकलकर इस जंगल में आई थी। तभी नायरा ने कुछ कहा, लुक्स यहाँ तो कोई नदी नजर नहीं आ रही है। नहीं बॉस, में गलत नहीं हो सकता, मुझे यही से वो एनर्जी फील हुई थी, आप आगे चलकर देखिए। जिसे सुन मीरा जल्दी से आगे बढ़ी। कुछ दूर और जाने के बाद मीरा को झाड़ियों से एक छोटी सी जगह दिखी जहां से थोड़ा उजाला आ रहा था। मीरा उस झाड़ी की तरफ चल दी। उसने सावधान से झाड़ियों को अलग किया। उन झाड़ियों के बीच में एक छोटी सा रास्ता बना था जो नीचे की तरफ रहा है। मीरा ने उस रास्ते को ध्यान से उसने जमीन पर अपने कान लगा कुछ सुनने की कोशिश करने लगी। नीचे बहते पानी की आवाज आ रही थी। जिसे सुन मीरा की आंखों में चमक आ गई। लुक्स, मिल गया पानी की नदी, वो यही इस रास्ते के अंदर है। जिसे सुन मुन्ना की आवाज आए, बॉस जल्दी से अंदर जाए, मुझे अंदर से एक मजबूत शक्ति का आभास हो रहा है। जिसे सुन नायर उस रास्ते से होते हुए नीचे की तरफ कूद गई। एक तेज पानी की आवाज के साथ सीधा पानी के एक बड़े झरने में गिरी। पानी से निकल मीरा ने चारों तरफ देखा। बाहर से जो रास्ता छोटा लग रहा था, अंदर का माहौल बिल्कुल उल्ट था। ये एक बहुत बड़ी और सुंदर गुफा थी। ऊपर से बहुत बड़ा साफ पानी का एक झरना नीचे की तरफ आ रहा था, जिसके पानी में इस समय मीरा खड़ी थी। पानी इतना साफ था कि नीचे तैरती मछली मीरा को साफ साफ नजर आ रही थी। गुफा को चारों तरह से सुंदर फूलों ने घेर रखा था। बीच बीच में कुछ सुंदर फूलों की लंबी बेलें चारों तरफ फैली हुई थी। मीरा तो अपने सामने के नजारे को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। उसे तो ये जगह स्वर्ग से कम नहीं लग रही थी। यहाँ इतना सुकून और शांति थी कि अगर एक बार कोई यहाँ आ जाए तो कहीं और जाने का मन न करे। तभी लुक्स की आवाज आए, बॉस उस तरफ इस झरने के पीछे से मुझे वो एनर्जी फील हो रही है। जिसे सुन मीरा ने बहते पानी के झरने की देखती है, लेकिन यहाँ तो कुछ नजर नहीं आ रहा है, कोई रास्ता भी नहीं दिख नहीं बॉस है। वो उस दीवार की तरह एक दरार बनी है। जिसे सुन नायरा उस दीवार की तरफ चली गई। ये एक बहुत पतला सी दरार बनी थी। तुम्हें लगता है मैं यहाँ से निकल सकती हूँ? क्या तुमने मुझे चींटी समझ रखा है जो मैं इसमें से निकल सकती हूँ? मीरा ने एक झुंझलाहट के साथ कहा, बॉस ज्यादा मत सोचो और अपना हाथ आगे इस दरार पर रखो। जिसे सुन मीरा अपना हाथ आगे कर उस दरार पर रख देती है। तभी एक तेज रोशनी के साथ मीरा वहां से गायब हो गई। वहां से गायब हो मीरा एक नई जगह पहुंच गई। उस जगह को देख मीरा एक बार फिर हैरान हो गई। एक छोटी सी गुफा के अंदर इतने राज उसने कभी नहीं देखा था। मीरा ने अपनी नजरें चारों तरफ की और उस जगह को ध्यान से देखने लगी। ये जगह बाहर देखे गए नजारे से बिल्कुल अलग थी। जहां बाहर सुंदर हरियाली और फूल पौधे से भरा वातावरण था, यहाँ ऐसे कुछ नहीं था। ये जगह पूरी रंग बिरंगी रोशनी से भरी हुई थी। यहाँ की जमीन भी इंद्रधनुष के रंगों के समान रंग बिरंगी थी। आसमान से गिरती सुनहरी रोशनी इस नजारे में चार चांद लगा रही थी।
जब वो सुनहरी धूल मीरा के शरीर से छू कर गई तो मीरा को अपने शरीर में एक ऊर्जा महसूस हुई। ऐसे ऊर्जा उसे कभी महसूस नहीं हुई थी। उसने अपना हाथ बढ़ाकर उस रोशनी को छुआ तो उसके हाथों में एक ऊर्जा समा गई। इस ऊर्जा के संपर्क में आने से मीरा का पूरा शरीर एक सुनहरी रोशनी में चमकने लगा। मीरा अभी इस नजरे को देख ही रही थी, तभी उसके पूछे से एक मीठी सी आवाज आई, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? जिसे सुन मीरा जल्दी से पीछे पलटी पर वहां कोई नहीं था। उसने आसपास अपनी नजरें फेरी, तभी वही आवाज एक बार फिर आई, यहाँ वहां क्या देख रही हो? नीचे देखो, क्या तुम इंसान अंधे होते हो जो तुम्हें इतना बड़ा जीव नजर नहीं आता? उस आवाज के कहने पर मीरा ने अपना सर नीचे आवाज की दिशा में देखा। वहां एक बहुत छोटा सा जीव था। मीरा ने और ध्यान से उसे देखने की कोशिश की, तब उसे वह जीव साफ दिखाई दिया, जिसका चेहरा तो इंसान जैसे लगा रहा था, पर उसके कानों का आकार कुछ बहुत बड़ा था जो उसके कमर तक ही शरीर को कवर कर रहा था, जिससे उसका आधा शरीर नजर आ रहा था। बाकी नीचे एक हिस्से को सुनहरी रोशनी ने घेर हुआ था। उसके हाथ भी उसी सुनहरी रोशनी से घिरे हुए थे। मीरा अपने घुटनों के बल बैठे इस अजीब से दिखने वाले क्रिएचर को बड़े ध्यान से देखने लगी। उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसे छूने की कोशिश की, जिसे देख वो क्रिएचर पीछे की तरह होकर गुस्से में कहता है, दुष्ट इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझ जैसे खास जुगनू को हाथ लगाने की? जिसे सुन मीरा ने अपने हाथों को रोक लिया और उस क्रिएचर की तरह अपनी चमकती आंखों से देखने लगी। मीरा इस समय वो मासूम बच्चा लग रही थी जिसे कोई पसंदीदा चीज मिलने पर वो उसके प्रति आज्ञाकारी हो जाता है। उसने अपनी उत्सुकता भरी आवाज में पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम यहाँ रहते हो? तुम इतने छोटे क्यों हो और तुम्हें सर पर ये रोशनी क्यों है? क्या तुम इस जगह का नाम बता सकते हो? मीरा ने अपनी उत्सुकता को ना छुपाते हुए उस क्रिएचर से एक साथ बहुत सारे सवाल पूछ लिए। वही उस क्रिएचर ने अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहा, मैं क्यों तुम्हें अपने बारे में बताऊं? मैं तुम जैसी नीच इंसानों से बात नहीं करता। तुम अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें यही मार दूंगा, समझी तुम? इतना कहते हुए उसने अपने हाथों से सुनहरी रोशनी मीरा की तरफ भेजी, पर उस रोशनी का मीरा पर कोई असर नहीं हुआ, जिससे वो क्रिएचर भी थोड़ा हैरान हुआ। वो हैरानी से मीरा को देखने लगा। वही मीरा जो उस क्रिएचर के बारे में जानने के लिए उत्सुक थी, उसकी ऐसे बातें सुन और अपने ऊपर उस क्रिएचर द्वारा हमला करते देख मीरा की सारी सॉफ्टनेस गायब हो गई। अब तो मीरा का दिमाग ही ठनक गया। उसने उस क्रिएचर को गुस्से में कानों से पकड़ा, जिसे देख उस क्रिएचर की सारी बहादुरी गायब हो गई। उसने डरते हुए मीरा की आंखों में देखा, जिसे देख उस क्रिएचर की हवा टाइट हो गई। उसने जल्दी से अपना गला साफ करते हुए कहा, मुझे छोड़ तो प्यारी लड़की, मैं अभी तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। मेरे नाम जून है और ये मेरे घर है। इस जगह का कोई नाम नहीं है, पर तुम इसे रोशनी की दुनिया कह सकती हो। यहाँ की हर रोशनी में एक खास शक्ति है। अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं तुम्हें इन शक्तियों को पाने का रास्ता भी बता सकता हूँ। इन रोशनी में बहुत सारी अद्भुत शक्तियां हैं, जिसके सोर्स तक मैं तुम्हें ले जा सकता हूँ। जून ने ये सारी बातें एक ही सांस में बोल दी थी। उसे अब मीरा से डर लग रहा था। उसकी शक्ति का भी मीरा पर कोई असर नहीं पड़ा, इसलिए उसने डर से अपने आंखों को अपने बड़े कानों से बंद कर लिया। वो अब अपने मरने का इंतजार करने लगा, लेकिन जब बहुत देर तक कुछ नहीं हुआ तो जून ने अपने कानों को अपनी एक आंख से हटाकर मीरा की तरह देखता है, जो उसे एक मुस्कान के साथ देख रही थी। उसने जून को अपने हाथों में रख लिया और खड़ी होकर आगे लगे बड़े से पेड़ की तरफ बढ़ गई। वही जून ने गिरने के डर से जल्दी से मीरा की सफेद और पतली उंगलियों को कसकर पकड़ लिया। थोड़ी देर में मीरा उस विशाल पेड़ के नीचे खड़ी उस सतरंगी विशाल वृक्ष को देख रही थी। तो तुम कहना चाहते हो कि इस पूरी जगह की पावर का सोर्स ये पेड़ है? जून ने जल्दी से अपना सर हिलाया। हाँ, तुम यहाँ से ही पावर ले सकती हो, पर तुम्हें बस एक ही शक्ति मिलेगी। मुझे भी एक ही शक्ति मिली थी। तभी मीरा के माइंड में लुक्स आवाज आई, बॉस आपको यही से ही अपनी शक्ति मिलेगी। आप जाकर इस पेड़ के सेंटर में बैठे कर ध्यान लगाएं, ये वृक्ष खुद आपको आपकी क्षमता के अनुरूप शक्ति देगा। जिसे सुन मीरा जून को नीचे उतारकर उस विशाल वृक्ष के सेंटर में जाकर अपनी आंखें बंद कर ध्यान की मुद्रा ले लेती हैं। कुछ समय बाद उस पेड़ की 7 बैलें मीरा को चारों तरफ से घेर लेती हैं। वही मीरा ध्यान मुद्रा में ही किसी अलग जगह पहुंच गई। तभी मीरा के कानों में एक आवाज आई, अपनी आंखें खोलो पुत्री। जिसे सुन मीरा जल्दी से अपनी आंखें खोलती है। उसके सामने वही बड़ा सा पेड़ था, जो देखते देखते ही एक सुंदर लड़की में बदल जाता है। उस लड़की के चारों तरफ सतरंगी रोशनी बह रही थी। वो एक मुस्कान के साथ मीरा को देख रही थी। आखिर तुम आ ही गई, मेरा वर्षों का इंतजार आज खत्म हुआ, उसने मीरा को देखते हुए कहा। जिसे सुन मीरा ने असमंजस में उस लड़की से पूछा, क्या आप मुझे जानती हैं और आप मेरा इंतजार क्यों कर रही थी? जिसे सुन वो लड़की मीरा से कहती है, मैं पिछले 5000 वर्ष से इस जगह के सही मालिक का इंतजार कर रही हूँ और आज मेरे वर्षों की आधा परत अब छोटी ई की मात्रा शल पूरी हुई। जिसे सुन मीरा जल्दी से कहती है, तो आप कहना चाहती है कि आप मेरा यहाँ 5000 वर्ष से इंतजार कर रही है और आप मेरे इंतजार क्यों कर रही है? मीरा ने एक गहरी नजर से अपने सामने उड़ रही उस लड़की से पूछा। जिसे देख उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम सारंगी वृक्ष है, मैं इस 7 रंगों की दुनिया की गार्डियन हूँ। मुझे इस जगह से तब तक मुक्ति नहीं मिल सकती जब तक मैं एक सही और सच्चे दिल का मालिक इस जगह की शक्तियों को ढूंढ कर ना दूं, और आज इन शक्तियों ने तुम्हें अपना मालिक चुना है, इसलिए मैं तुम्हें इस जगह की शक्तियां देने आई हूँ। इतना कह वो लड़की मीरा की तरफ बढ़ी और मीरा के माथे के बीच में अपनी एक शाखा रखी, जिससे 7 रंगों की एक तेज रोशनी मीरा के सर में समा गई। आगे स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो और 200 लाइक का टारगेट पूरा कर दो। और अगर स्टोरी आपको पसंद नहीं आ रही है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, जिससे ये स्टोरी हम यहीं पर रोक दें और दूसरी नई स्टोरी आपके लिए लेकर आए। चलिए अब आगे स्टोरी में बढ़ते हैं। स्टोरी बाय SS एक्सप्लेनर।
आगे मीरा के कानों में एक तेज आवाज आए, जिससे सुन मीरा ने अपनी आंखें खोली। उसने अपने आसपास देखने की कोशिश की। कुछ समय की धुंधलापन के बाद उसे सब साफ दिखने लगा। उसकी नजर तारों से भरे आसमान पर गई। उसे कुछ समझ नहीं आया, वो तो उस सुनहरी रोशनी की दुनिया में थी, फिर ये जगह बदल कैसे गई। उसने चारों तरफ अपनी नजरें फेरी। उसने ध्यान दिया कि वो जंगल के उस हिस्से में है जहां से वो उस रहस्यमय गुफा में गई थी। वो जल्दी से उठकर बैठी और अपने चारों तरफ देखने लगी। मीरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो यहाँ कैसे पहुंची। उसने अपने मन में लुक्स को भी कई बार बुलाने की कोशिश की, पर लुक्स ने कोई जवाब नहीं दिया। राजमहल में मीरा किसी के पता लगने से पहले राजमहल में आ गई। सुबह हो गई थी। कुछ दासियों ने आकर रूम का दरवाजा खोला और मीरा को उठाया। कुछ दासियों ने मीरा के लिए नहाने का पानी तैयार किया। राजकुमारी, आपका स्नान का जल तैयार है। जिसे सुन मीरा ने सभी को उसके कमरे से जाने का आदेश दिया। जिसे सुन एक दासी ने आगे आते हुए कहा, राजकुमारी, हम आपको अकेला कैसे छोड़ सकते हैं, हमें आपको तैयार करने का कार्य मिला है। मीरा ने एक नजर उठाकर सामने खड़ी दासी को देखा जो एक अकड़ के साथ मीरा को आदेश दे रही थी। यहाँ के सभी दास दासियां मीरा की इतनी इज्जत नहीं करते। कुछ तो ऐसे भी थे जो मीरा का एक भी आदेश नहीं मानते। उनमें से ही एक सामने खड़ी दासी थी जो मीरा के डरपोक होने का पूरा फायदा उठाती थी। वो मीरा के एक राजकुमारी होने के बाद भी उसका अपमान करती। उसे पता था कि मीरा किसी से कुछ नहीं कह पाती, जिसका फायदा यहाँ के सारे लोग मीरा को परेशान कर उठाते। मीरा ने एक बार फिर कहा, सभी बाहर जाओ, लेकिन किसी ने भी मीरा की बात नहीं सुनी। तभी उस दासी ने आगे आते हुए कहा, हमें राजकुमारी श्रद्धा ने आदेश दिया कि आप दिमागी रूप से बीमार है, इसलिए हम आपका ख्याल रखें और आपकी बातों पर ध्यान ना। अभी दासी अपनी बात पूरी कर पाती तभी उस दासी की एक दर्दनाक चीख पूरे कमरे में गूंज गई। जिसे सुन सारी दासियों ने मीरा की तरह देखा, जिसने उस दासी को उठाकर सामने की दीवार पर दे मारा, जिससे उस दासी के सर से खून निकलकर उसके पूरे चेहरे पर आ गया। वो दर्द से बिल्क उठी। तभी उसने सामने से आती मीरा को देखा जो गुस्से में उस दासी की तरह आ रही थी, जिसे देख दासी डर से चिल्ला उठी। मीरा ने उस दासों को बाजू से पकड़ा और एक जोरदार थप्पड़ उसके गालों पर दे मारा। अब तो उस दासी की हालत बोलने लायक भी नहीं रही। वो मीरा कर पैरों में गिरकर उसे माफी मांगने लगी। राजकुमारी, कृपया मुझे मेरी गलती के लिए क्षमा कर दे। इसे मेरी आखिरी गलती समझ माफ कर दे। मैं अपना स्थान भूल गई थी। वही बाकी खड़ी वो सभी दासियां तो अपने सामने का नजरे को देखकर डर से कांप रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जो मीरा आज तक हमसे चुप और डर कर रहती, जो किसी के सवाल का उल्टा जवाब भी नहीं दे पाती, वो आज एक दासी के उसकी बात ना मानने पर उसे इस तरह दंड देगी। आज उसका ऐसे रूप देखकर सबकी रूह तक कांप गई। सारी दासियां जल्दी से अपनी घुटनों के बल बैठी गई। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपने आंखें उठाकर मीरा को देख सके। वही मीरा जो पहले ही कल रात हुई घटना को लेकर परेशान थी, वो आज एक दासी के इस तरह उससे जुबान लड़ने पर मीरा का दिमाग और खराब हो गया। उसे पता था कि अगर आज इन लोगों को उसने सबक नहीं सिखाया तो ये लोग आगे चलकर उसके लिए परेशानी ही खड़ा करेंगे। इन लोगों को ये बताना जरूरी था कि वो कमजोर नहीं है और उन्हें अपने मलिक के साथ कैसे रहना चाहिए। तभी सबसे कानों में एक खतरनाक आवाज आई, जिसे सुन सब डर से कांपने लगे। अगर आज से किसी ने भी मुझसे जुबान लड़ाने या मेरे आदेशों का उल्लंघन करने की कोशिश की तो मैं उसे यही इस राजमहल में जिंदा गाड़ दूंगी। समझे? तुम लोग मेरे सेवक हो और अगर मेरे अलावा तुमने किसी और के आदेशों का पालन किया तो तुम्हारी भी हालत ऐसी होगी, समझे? जिसे सुन सारी दासियों ने जल्दी से, जी राजकुमारी, कहा जाओ यहाँ से। जिसे सुन सब जल्दी से उस घायल दासी को उठाकर भाग गए। उन्हें आज मीरा से बहुत डर लगने लगा। सबसे जाने के बाद मीरा ने एक गहरी सांस ली। उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए जल्दी से दासियों द्वारा तैयार तालाब में चली गई। अब जाके मीरा को थोड़ी राहत मिली। वो पहले से ही रात की बातों के लेकर परेशान थी। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो गुफा से बाहर कैसे आए और वो गुफा गई कहाँ। वो अपनी आंखें बंद करे कल रात के बारे में याद करने लगी। बॉस, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, वो सच था, सपना नहीं। लुक्स ने मीरा के दिमाग में चल रहे हजारों सवालों को अपने एक जवाब से शांत कर दिया। वही लुक्स की आवाज सुन मीरा ने जल्दी से अपनी आंखें खोली। कहाँ मर गए थे तुम बेवकूफ? कल रात से मेरी बातों का कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे? जिसे सुन लुक्स ने कहा, ये सब आपकी गलती है। अब आपका शरीर इतना कमजोर है कि आप इतनी सारी शक्तियों को एक साथ संभाल नहीं पाए, जिस वजह से मुझे उन शक्तियों को आपके शरीर में कंट्रोल करने के लिए अपनी सारी ऊर्जा का प्रयोग करना पड़ा, जिस वजह से मैं गहरी नींद में चला गया। क्या कहा तुमने? मेरा शरीर? तुम बिना शरीर की भटकती आत्मा, तुमने मुझे ये कमजोर शरीर दिया। इस अबला नारी के शरीर में तुमने मेरी आत्मा डाली। मीरा ने गुस्से में लाल होते हुए लुक्स पर बरते हुए कहा। जिसे सुन मुन्ना सकपका गया। उसने जल्दी से बात को बदलते हुए कहा, बॉस ये सब भूल जाओ, अब आपके पास भी बहुत सारी शक्तियां हैं और आप पहली ऐसी इंसान हैं जिसे एक साथ 7 शक्तियां प्राप्त हुई है। क्या आप अपनी शक्तियों के बारे में नहीं जानना चाहती? जिसे सुन मीरा का गुस्सा कम हो गया। उसने थोड़ा एक्साइटेड होते हुए लुक्स से पूछा, तो क्या वो सब सच था? मुझे सच में शक्तियां मिली थी? जिसे सुन लुक्स जल्दी से कहता है, तो आपको क्या मैं इतनी रात को भूतों से मिलाने लेकर गया था? हाँ, आपको 7 प्रकार की शक्तियां प्राप्त हुई है। आपको जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि और आकाश, इन 5 तत्वों की शक्ति के साथ साथ टेलीपोर्टेशन और किसी भी जीवित जीव की यादों को देखने की शक्ति प्राप्त हुई है।
इतनी सारी शक्तियों के बारे में सुन मीरा का तो सर ही चकरा गया। मीरा को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वह जिस दुनिया से आई है वहां पर ऐसी शक्तियां और जादू के बारे में किसी को नहीं पता। वहां बस लोगों की मेंटल और फिजिकल ताकत ही सब कुछ होती है। ये पहली बार है कि मीरा ने ऐसी किसी शक्ति के बारे में सुना। वह इस बारे में और जानना चाहती है, इसलिए उसने जल्दी से लुक्स से पूछा, तो तुम मुझे बताओ कि इन शक्तियों का मैं कैसे इस्तेमाल कर सकती हूँ। जिसे सुन लुक्स ने थोड़ी देर बाद बोलना शुरू किया। आप अभी अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती, क्योंकि जिस शरीर में आप अभी हैं वह इतनी सारी शक्तियों को एक साथ हैंडल करने में असमर्थ है। जिसे सुन मीरा का दिमाग एक बार फिर खराब होने लगा। वह अभी कुछ कह पाती उससे पहले ही लुक्स ने जल्दी से बोलना शुरू किया। हाँ, लेकिन आप कुछ शक्तियों का प्रयोग अभी कर सकती है। बाकी की शक्तियों के लिए पहले आपको अपने शरीर मजबूत करना होगा। आपको अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमता को बढ़ाना होगा। इसके बाद ही आप अपनी बाकी की शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। जिसे सुनकर मीरा, जो अभी गुस्से में लुक्स पर फटने वाली थी, वह शांत हो गई। उसने शांति से लुक्स से सवाल किया, और वह कौन कौन सी शक्तियां हैं जिसका इस्तेमाल मैं अभी कर सकती हूँ। आप अभी टेलीपोर्टेशन और किसी के मन की बात को पढ़ सकती है। अगर आप उसे इंसान के 2 मीटर के दायरे में है तो आप उसके मन में चल रही बातों को आसानी से सुन पाएंगे। और अगर आपने किसी जीवित जीव के किसी अंग को छू लिया तो आप उसकी मेमोरीज को भी देख सकती है, क्योंकि आपके शरीर की क्षमता के अनुसार यही वह 2 शक्तियां हैं जिनका प्रयोग आप अभी कर सकती हैं। जिसे सुन मीरा ज्यादा खुश तो नहीं थी, पर कुछ न होने से बेहतर तो कुछ होना था। उसने लुक्स से एक और सवाल किया, और मेरी बाकी की शक्तियों का क्या? क्या वह चली गई? नहीं, मैंने उन्हें आपके शरीर में अपनी शक्तियों की मदद से लॉक कर दिया है। जैसे जैसे आपकी शारीरिक और मानसिक क्षमता बढ़ाती जाएगी यह सील खुद ही डिस्कनेक्ट हो जाएगी। इसके बाद आप अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। मुझे इन्हें डिस्कनेक्ट करने के लिए किस तरह की ट्रेनिंग करनी है? मीरा ने लुक्स से सवाल किया। जिसे सुन लुक्स कहता है, बॉस, इसके लिए आपको अपनी मानसिक क्षमता बढ़ाने के लिए ध्यान लगाने की जरूरत है। आप जितना ध्यान लगाएंगे उतना ही आपकी मानसिक शक्ति बढ़ेगी, और शारीरिक शक्ति बढ़ाने के लिए आपको ट्रेनिंग करनी होगी। जिसे सुन मीरा अपना सर हाँ में हिलती है। उसके पिछला शरीर शारीरिक और मानसिक दृष्टि से बहुत मजबूत था। उसके लिए उसने बहुत ट्रेनिंग की थी। मीरा ने हर तरीके के हथियार चलाने ट्रेनिंग ली थी। उसके साथ ही उसने मार्शल आर्ट बॉक्सिंग की बहुत कठिन ट्रेनिंग ली थी। वह बॉक्सिंग और मार्शल आर्ट में चैंपियन थी, जिस वजह से उसकी शारीरिक क्षमता बहुत मजबूत थी। लेकिन जिस शरीर में मीरा ने पुनर्जन्म लिया था, इस शरीर की मालकिन ने कभी कोई मेहनत का काम नहीं किया और न ही कोई युद्ध कौशल सीखा। उसे बचपन से डर कर रहने की आदत थी, जिस वजह से उसकी शारीरिक और मानसिक अवस्था दोनों ही बहुत कमजोर थी। यह सब सोचकर मीरा ने एक गहरी सांस ली। उसे इस शरीर पर बहुत काम करने की जरूरत है, ताकि आगे चलकर उसके लिए कोई परेशानी ना हो। तालाब का पानी अब ठंडा हो गया था, जिसे महसूस कर मीरा को एहसास होना कि वह बहुत समय से पानी के अंदर ही है। मीरा जल्दी से तालाब से बाहर निकालकर अपने लिए कपड़े ढूंढने लगी। उसने जैसे ही मीरा की अलमारी को देखा तो वह हैरान होने से खुद को रोक नहीं पाए। मीरा के पास इतने सारे चमक धमक से जुड़े हुए वस्त्र थे। एक पल के लिए माही ने अपनी आंखें बंद कर ली। ये सारे कपड़े इतने भारी और चमक दमक वाले थे कि अगर कोई 17-18 साल की लड़की इन्हें पहने तो उसकी उम्र 25 से 30 साल की लगेगी। उसे यह समझने में देर नहीं लगी यह काम किसका है। ये सभी कपड़े श्रद्धा ने मीरा को दिलाए थे। वह हमेशा मीरा को ऐसे ही कपड़े दिलाती, जिसे पहनकर मीरा अपनी उम्र से दोगुनी उम्र की लगती। मीरा बहुत सीधी थी। उसे लगता उसकी बहन उसकी परवाह करती है, इसलिए वह उसे ऐसे वस्त्र दिलाती है। वो उसकी खुशी के लिए यह वस्त्र पहनती थी, क्योंकि श्रद्धा हमेशा मीरा से यही कहती कि यह वस्त्र उसके ऊपर बहुत अच्छे लगते हैं। वह इन्हें पहनकर और खूबसूरत लगती है। माही को आज मीरा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? क्या उसको ये समझ नहीं आता था कि उसकी बहन जानबूझकर उसे ऐसे कपड़े पहनती जिससे लोगों के बीच उसका मजाक बनता? उसने एक गहरी सांस लेकर वहां रखे सभी कपड़ों को एक तरफ फेंक दिया और अलमारी में कुछ हल्के कपड़े ढूंढने लगी, क्योंकि अब वह इन भरी और चमकदार कपड़ों को तो नहीं पहन सकती थी। इन कपड़ों की रोशनी माही की आंखों में चुप रही थी। कुछ देर की कश्मकश के बाद आखिरकार मीरा को अलमारी के एक कोने में एक ड्रेस दिखाई दी। यह व्हाइट कलर का एक सुंदर लहंगा चोली सेट था, जिस पर बहुत प्यारी कढ़ाई की हुई थी। यह दिखने में हल्का और सुंदर लग रहा था। उसे देखकर मीरा की आंखों में एक चमक आ गई। उसने उसे निकाल और पहन लिया। ये लहंगा चोली का सेट उसे राजा की सबसे छोटी पत्नी ने मीरा के 16 जन्मदिन पर उसे दिया था, पर श्रद्धा की बातों में आकर उसने ये तोहफा कभी पहनकर नहीं देखा और उसे एक कोने में फेंक दिया। मीरा ने वह लहंगा लिया और उसे पहन लिया। उस लहंगे को पहनकर मीरा किसी खिले हुए सफेद कमल की तरह लग रही थी, जिसके ऊपर कुछ ओस की बूंदें आकर उसकी खूबसूरती को चार चांद लगा देती है। ज्यादा देर पानी में रहने के कारण मीरा का चेहरा गुलाबी हो गया था। उसकी सफेद स्किन आज कुछ ज्यादा ही गला कर रही थी और उसके खुले लबे काले बालों से आता पानी उसकी सुंदरता को और बढ़ा रहा था। अब मीरा ने तैयार होने के बाद अपना नाश्ता अपने कमरे में ही मंगवा लिया। वह राजा और उसके परिवार के साथ अभी कोई वास्ता नहीं रखना चाहती थी। अभी उसे अपने शरीर में शक्तियों को पढ़ना के लिए काम करना था, इसलिए वह अभी किसी भी बहस और परेशानी से दूर रहना चाहती। मीरा का आदेश सुन 2 दासियां जल्दी से मीरा के लिए नाश्ता लेकर कुछ समय पहले हुए हादसे की खबर पूरे राजमहल में आज की तरह फैल गई और सभी को मीरा से डर लगे लगा। उन दासियों ने एक बार भी अपना सर ऊपर उठने की या मीरा से कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने बिना किसी शोर के सारा नाश्ता सामने रखी बड़ी सी टेबल पर लगाया और वहां से चली गई। बाहर जाकर दासियों ने एक गहरी सांस ली। उन्हें असमेरा के सामने खड़े होने से भी डर लगने लगा था।
वही उनके बाहर आते ही कुछ दास दासियों ने उन्हें घेरते हुए पूछा, क्या हुआ अंदर, क्या राजकुमारी ने तुम्हारे ऊपर भी क्रोध किया? जिसे सुन वे दसियां जो अभी अंदर से बाहर आए जल्दी से कहती हैं, नहीं नहीं, उनके क्रोध करने से पहले ही हम वहां से सुरक्षित निकल आए। मुझे तो अब यहाँ काम करने से भी डर लगने लगा है, क्या पता हमारी भी हालत नीला जैसी हो जाए। यह वही दासी थी जिसे सुबह मीरा ने सबक सिखाया था। जिसे सुन दूसरी दासी ने कुछ सोचते हुए कहा, क्यों ना हम ये सारी बातें हमारी राजकुमारी श्रद्धा को बताएं, वह बहुत दयालु और प्यारी है, वे जरूर हमें राजकुमारी मीरा से बचा लगेगी। जिसे सुन दूसरी दासी ने डरते हुए कहा, क्या तुम्हारा बुद्धि भ्रष्ट हो गई है जो तुम ऐसी बातें कर रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं राजकुमारी मीरा ने सुबह क्या आदेश दिया था? अगर तुम्हें मरने का इतना शौक है तो तुम खुद जाओ, हमसे कोई कहीं नहीं जाएगा। और क्या तुमने सुना नहीं, राजा साहब ने राजकुमारी मीरा के इलाज के लिए दूर से किसी वैद्य को लाने के लिए सेनापति जी को भेजा है। वह जल्द ही किसी अच्छे हकीम को राजकुमारी के इलाज के लिए ले आएंगे। पूरे राज्य में ये खबर फैली हुई है कि राजकुमारी मीरा उत्सव में हुए अपने अपमान को सह नहीं पाए और उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया, इसलिए हमें बस कुछ समय के लिए राजकुमारी से सावधान रहने की जरूरत है। जिसे सुन एक दासी जो मीरा की सेवा करती थी, वह अपनी दुख भरी आवाज में कहती है, उस दिन राजकुमारी मीरा के साथ बहुत बुरा हुआ, बेचारी, कितना अपमान किया था राजकुमार ने उनका। जिसे सुन एक दासी जो वहीं से गुजर रही थी, वह उनकी बातों को सुन रुक कर कहती है, इसमें राजकुमार की कोई गलती नहीं है। सबको पता है कि राजकुमार हमारी प्यारी राजकुमारी श्रद्धा को पसंद करते हैं, फिर भी राजकुमारी मीरा ने राजा के सामने उनसे विवाह करने का प्रस्ताव रखा। हम सभी को पता है कि राजकुमार सूर्यदेव सिंह सूर्यगढ़ जैसे बड़े रियासत के होने वाले राजा है, ऐसे कैसे किसी भी राजकुमारी अपनी पत्नी स्वीकार कर सकते हैं? और हम सभी को पता है कि हमारी राजकुमारी श्रद्धा के अलावा कोई भी राजकुमारी मुकुट राजकुमार सूर्यदेव की रानी बनने के काबिल नहीं है। ऐसे ही थोड़ी राजकुमार हमारी राजकुमारी श्रद्धा को पसंद करते हैं। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि उसे दिन मुकुट राजकुमार हमारे राजा से राजकुमारी श्रद्धा के साथ विवाह करने का प्रस्ताव लेकर आए थे, पर उससे पहले ही राजकुमारी मीरा ने ये सब कर दिया, जिस वजह से राजकुमार क्रोधित होकर यहाँ से चले गए। और तुम्हें पता है राजकुमारी श्रद्धा उसे दिन कितना दुखी हुई थी। मैं उनकी एक दासी हूँ, मैंने उन्हें रोते हुए भी देखा था, पर उसके बाद भी उनका हृदय इतना बड़ा है कि उन्होंने अपनी छोटी बहन को एक बार भी दोष नहीं दिया। वह अभी भी उनके बहुत परवाह करती है। वह तो राजकुमारी से मिलने आने वाली थी, परंतु राजकुमारी को इस अवस्था में देख उनके दिल को बहुत ठेस पहुंची। उन्हें लग रहा है ये सब उनके कारण हुआ है, इसलिए वह दुख के कारण किसी के सामने भी नहीं आए। इतनी दयालु है हमारी राजकुमारी श्रद्धा। जिसे सुनकर सभी लोग राजकुमारी श्रद्धा के गुणगान गाने लगे और मीरा को दोष देने लगे। एक दासी ने क्रोध में, मुझे लगता है राजकुमारी मीरा के साथ सही हुआ, भगवान ने उन्हें उनके कर्मों की सजा, उन्होंने हमारे साफ दिल राजकुमारी का दिल दुखाया है, जिसकी सजा भगवान उन्हें दे रहे हैं, सभी ने उसकी हमें हाँ मिलाई है। वही दासी यह सारी बातें सुनकर बहुत खुश हुई, क्योंकि उसे यहाँ श्रद्धा नहीं ये सारी अफवाहें फैलाने के लिए कहा ताकि मीरा की और बदनामी हो सके। वही इन सब बातों से अनजान मीरा अपना शाही नाश्ता करने में व्यस्त थी। उसे यह खाना बहुत पसंद आ रहा था, उसने कभी इतना शाही नाश्ता नहीं देखा था। वह बड़े चाव से हर एक डिश को अपनी चमकती आंखों से देख रही थी। दूसरे खुश होते हुए कहा, चलो इस शरीर में आने का एक फायदा तो बहुत अच्छा कि मुझे यहाँ शाही भोजन करने का मौका मिला। कहते हुए वह बड़ी चाव से अपना नाश्ता करने लगी। इस बात से अनजान की श्रद्धा की वजह से उसे पूरे राजमहल में उसे पागल का टाइटल दे दिया गया है। अब पता नहीं है जब हमारी माही डॉन को इस बारे में पता चलेगा तो वह श्रद्धा का क्या हाल करेगी। अभी तो हमारी राजकुमारी श्रद्धा भी इस बात से अनजान है कि उसने किसके लिए गड्ढा खोदा है। इसी तरह एक हफ्ता बीत गया। इस एक हफ्ते में किसी ने भी राजकुमारी मीरा को अपने कक्ष से बाहर निकलते नहीं देखा। वह अपना खाना पीना सब अपने कक्ष के अंदर करती। जो दासियां मीरा के लिए भोजन लेकर जाती, उन्होंने भी मीरा की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। वह हमेशा अपना सर झुकाकर मीरा के कक्षा में जाती और भोजन रखकर जल्दी से बाहर आ जाती। वहीं दर रात एक सुनसान जंगल में पहाड़ी के ऊपर छपी एक गुफा में से तेज प्रकाश बाहर की तरफ तेजी से फैल रहा था। तो क्या हुआ है, मीरा के साथ क्यों नहीं निकली वह अपने कक्ष से बाहर जाने, और क्या मीरा जान पाए उसके पीछे चल रही अफवाहों के बारे में। धीरे धीरे वह रोशनी कम हो गई। उस रोशनी के बीच में एक बड़ी सी चट्टान पर एक आकृति नजर आने लगी। उस आकृति के लंबे काले बाल हवा में किसी उड़ते पंछी की तरह लहरा रहे थे। वह आकृति ऊपर से नीचे तक काले लिबास में लिपटी हुई थी। धीरे धीरे गुफा का सार प्रकाश गायब हो गया। तभी एक हवा का झोंका तेजी से गुफा से निकाला और नीचे की तरफ आया। चांद की रोशनी में उस आकृति का सुंदर और आकर्षक रूप दिखा। यह मीरा थी जो इस जंगल में पिछले एक हफ्ते से आ रही थी। मीरा ने आसमान की तरफ देखा। उसे धीरे धीरे ये दुनिया पसंद आने लगी है। इस दुनिया की प्राकृतिक सुंदरता बहुत अद्भुत है, जिसे देखकर मीरा के मन को एक शांति मिलती है। उसने अपनी आंखें बंद कर अपना चेहरा ऊपर की तरफ कर रात की आती है ठंडी हवाओं को अपने चेहरे पर महसूस करने लगी। ये सब करते हुए मीरा के चेहरे पर एक बहुत ही मनमोहक और आकर्षक मुस्कान थी। उनको एक बार देख तो वही अपना दिल हार जाए। उसने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोली। हाँ, पूरे एक हफ्ते की कड़ी तपस्या के बाद आखिरकार मैंने अपना पहले तत्व की शक्ति को जागृत कर ही लिया, मीरा ने खुश होते हुए लुक से कहा। जिसे सुन लुकस मीरा को बधाई देते हुए कहता है,
मुबारक हो बॉस, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी जल्दी अपने पहले तत्व को प्राप्त कर लेंगी। लेकिन अभी ये तत्व बहुत कमजोर है, अब आपको अपनी फिजिकल बॉडी पर ध्यान देना होगा, तभी इस तत्व की शक्तियां मजबूत हो सकती है। जिसे सुन मीरा ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ मैंने यह महसूस किया है कि मैं अभी तक अपने तत्व की कुछ % शक्तियों को ही जागृत कर पाए। मैंने वायु शक्ति को जागृत तो कर लिया है, पर अभी इसे इस्तेमाल कर पाना थोड़ा मुश्किल है। अब मुझे इसके ऊपर और मेहनत करनी होगी ताकि मेरी वायु शक्ति बढ़ सके। मुझे लगता है मुझे और तेजी से अपने तत्वों को जागृत करना होगा। जिसे सुन लुक्स मीरा को समझाते हुए कहता है, बास आपने पहले ही इतनी जल्दी अपने पहले तत्व को प्राप्त किया है, लोगों को इसे प्राप्त करने के लिए सालों की तपस्या लगती है। जिसे सुन मीरा को थोड़ा झटका लगता है, वह क्यूरोस होकर लुक्स से पूछती है, तो क्या इस दुनिया में लोगों के पास शक्तियां हैं? मुझे तो लगा था कि बस मैं हूं जिसे जादुई शक्तियां प्राप्त हुई है। जिसे सुन लुक्स ने हंसते हुए कहा, बॉस आपने अपने आप को कुछ ज्यादा ही लकी नहीं समझ लिया। जिसे सुन मीरा ने अपनी शर्मिंदगी को छुपाते हुए थोड़े गुस्से में कहा, अपना मुंह बंद रखो और जो मैंने पूछा उसका जवाब दो। जिसे सुन लुक्स ने थोड़ा सीरियस होते हुए कहा, हाँ इस दुनिया में लोगों के पास शक्तियां हैं। लेकिन तभी मीरा ने जल्दी से पूछा, लेकिन क्या? अरे बस बीच में मत रोको ना, मुझे बोलना तो दो। जिसे सुन मीरा ने मुंह बनाते हुए कहा, तो बोलो ना, वही तो मैं कह रही हूँ। इस दुनिया में 7 द्वीप है और उन 7 द्वीपों के पास एक एक तत्व की शक्तियां हैं। जैसे तुम्हारे राजघराने में जल तत्व की शक्ति है, वैसे ही बाकी राजघरानों के पास भी एक एक तत्व की शक्ति प्राप्त है। तभी मीरा ने पूछा, तो क्या सभी के पास सिर्फ एक एक तत्वों की शक्तियां होती है? हाँ वैसे तो सबके पास एक एक तत्व की शक्तियां होती हैं, पर कुछ खास लोगों के पास एक से अधिक तत्व की शक्तियां भी होती है, जिन्हें इस दुनिया में एक खास दर्जा दिया जाता है। क्योंकि इस दुनिया में एक से अधिक तत्व की शक्तियां होना किसी चमत्कार से कम नहीं है। अच्छा, तो मुझे उन लोगों के बारे में बता सकते हो जिनके पास एक से अधिक तत्व की शक्तियां हैं? मुझे अभी ज्यादा तो जानकारी नहीं है, पर कुछ जानकारियों से मुझे पता चला है कि सूर्यगढ़ के मुकुट राजकुमार सूर्य देवसिंह के पास 4 तत्वों की शक्तियां हैं। उन्हें बहुत ही खास और ज्ञानी पुरुषों में माना जाता है। वही सूर्य देवसिंह का नाम सुन मीरा पहले तो थोड़ा हैरान हो जाती है, फिर थोड़ा चिढ़ते हुए कहती है, ज्ञानी व्यक्ति है? वह कहां से ज्ञानी है? उसे एक लड़की की इज्जत तक करनी नहीं आती। आया बड़ा ज्ञानी व्यक्ति। यह सारी बातें मीरा ने अपना मुंह बनाते हुए कही। जिसे सन लुकस थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। बॉस क्या आप मेरी बातों को सुना भी चाहती है? यह बातें लुक्स ने थोड़े परेशान होते हुए कही, क्योंकि मीरा बार बार उसे बीच में टोक देती। मीरा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने लुक्स से सॉरी कहते हुए उसे अपनी बात जारी रखने के लिए कहा। जिसे सुन लुक्स ने मीरा को आगे बताते हुए कहा, वो दूसरे ऐसे पुरुष हैं जिन्हें एक से अधिक तत्वों की शक्तियां प्राप्त हुई। तभी मीरा ने, और यह पहला पुरुष कौन है? वर्षों पहले एक महान सम्राट को 3 तत्वों की शक्तियां प्राप्त हुई थी। वही यहाँ के पहले ऐसे पुरुष थे जिनके पास एक से अधिक तत्वों की शक्तियां थीं। तभी मीरा को कुछ याद आया, इसका मतलब मेरे पास सबसे अधिक शक्तियां हैं। जिसे सुन लुक्स ने मीरा की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ आप यहाँ की पहली मनुष्य है जिसके पास 7 प्रकार की शक्तियां हैं। फिर थोड़ा गंभीर होते हुए कहा, पर आपको कभी अपनी शक्तियों के बारे में किसी को पता नहीं लगने देना, वरना आप खतरे में भी पड़ सकती है। मीरा ने उसकी लुक्स की बात समझते हुए अपना सर हाँ में हिलाया। उसे पहले से ही पता था कि अगर उसकी शक्तियों के बारे में किसी को भी पता चला तो यह उसी के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है। इसी तरह बातें करते हुए मीरा राजमहल पहुंच गई। आज उसे राजमहल में कुछ अलग लग रहा था। बाहर कुछ नए सैनिकों की टुकड़ियां खड़ी थी, जो आमतौर पर मीरा ने कभी नहीं देखी। आज राजमहल की सुरक्षा कुछ ज्यादा ही थी। थोड़ी देर आसपास की जांच करने के बाद उसे राजमहल के अंदर जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आया। अभी वो अपने टेलीपोर्टेशन शक्ति का प्रयोग भी नहीं कर सकती थी। नई शक्तियों को जागृत करने में ही मीरा की सारी शारीरिक और मानसिक शक्तियां कमजोर हो गई थी। उसने अपने आसपास की जगह को जाना शुरू किया। मीरा ने अपने मन में कहा, कोई तो दूसरा रास्ता होगा राजमहल के अंदर प्रवेश करने का। ढूंढ मीरा ढूंढ, तो ऐसी चीजों को ढूंढने में तो परफेक्ट है। आज तुझे अपना जासूसों वाले दिमाग का इस्तेमाल करना ही होगा। उसने अपनी आंखें छोटी कर चारों तरफ देखने की कोशिश करने लगी। तभी मीरा की आंखों में एक चमक आ गई मिल गई। उसने सारे सैनिकों से बचते हुए राजमहल के पीछे की दीवार के पास बने एक छोटे से होल की तरफ बढ़ने लगी। यहाँ से कोई कुत्ता या बिल्ली निकलकर अंदर बाहर आया जाया करते थे। मीरा ने अपने मन ही मन उसे जानवर को थैंक्स कहा, जिसने दीवार में ये छेद बनाया। उसने एक बार सावधानी के लिए अपने चारों तरफ देखा, पर यह जगह राजमहल के पीछे की दीवार की तरफ थी, इसलिए यहाँ अंधेरा काफी था, जिस वजह से यहाँ सैनिकों का आना जाना भी नहीं होता। मीरा ने एक गहरी सांस ली और अंदर की तरफ बढ़ने लगी। थोड़ी मशक्कत के बाद मीरा अंदर आने में कामयाब रही। वो अभी पूरी तरह उसे होल से निकल पाती। तभी उसे अपने सामने 2 जूते नजर आए, जिन्हें देखकर मीरा घबरा गई। अगर किसी ने आज उसे पकड़ लिया तो उसके लिए बहुत बड़ी परेशानी होने वाली थी। यही सोच सोचकर मेरा दिमाग खराब होने लगा। तभी मीरा के कानों में एक कठोर मगर दिल की धड़कन बढ़ाने वाली आए। कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे होते हुए यहाँ आने की? अगर अभी तुमने हमें अपना मकसद नहीं बताया तो आज हम तुम्हें यही जान से मार देंगे। वही मीरा जो अपने दिमाग के घोड़े दौड़ने में लगी थी,
उसे अब याद आया कि वो पूरी तरीके से काले लिबास में ढकी हुई है, जिससे उसकी पहचान बताना नामुमकिन है। यही सोचकर मीरा अभी खुश हो पाती कि तभी एक बड़े से हाथ ने तेजी से मीरा के गले को पकड़कर हवा में उठा दिया। वही मीरा जो अपने दिमाग के घोड़े दौड़ने में व्यस्त थी, अब जाकर उसे होश आया। उसने अपनी गहरी काली आंखों से सामने खड़े इंसान को देखा, जो अपनी नीली गहरी आंखों में क्रोध लिए उसे पकड़े हुए था। सामने खड़ा आकर्षित पुरुष, जिसकी हाइट करीबन 6 फीट होगी, एक मजबूत और आकर्षक शरीर का मालिक है। उसके काले बाल जो उसके कंधों तक आते होंगे हवा में लहरा रहे थे। उसके चेहरे की बनावट में कोई कमी नहीं थी, वो बहुत सुंदर और आकर्षक थी। रॉयल ब्लैक सूट पहने सामने खड़ा पुरुष कामदेव का अवतार को भी टक्कर दे, जिसकी सुंदरता को शब्दों में बयान न कर सके। इसकी एक नजर से ही लड़कियां तो लड़कियां, लड़के भी एक बार अपना दिल एक बार को हार जाए। मीरा को यह चेहरा कुछ जाना पहचाना लगा। तभी कुछ सोचकर मीरा की आंखें बड़ी हो गई। मीरा जो अभी कुछ समय पहले अपने सामने खड़े पुरुष की मन ही मन में तारीफ कर रही, अब उसकी आंखों में सामने खड़ी व्यक्ति के लिए गुस्सा और नफरत थी। वो कौन व्यक्ति है जिसे देखकर मीरा इतना हैरान हो गई। इस एपिसोड को समझने के लिए पीछे का एपिसोड जरूर सुनने और इसी तरह की और भी रोमांचक स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल एसएस एक्सप्लेनर को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अब एपिसोड में आगे कुछ अब आगे राजकुमार सूर्यदेव सिंह जो किसी कार्य से बगीचे में आए थे। अचानक उनका ध्यान एक आकृति ने आकर्षित किया, जो एक छोटे से होल के जरिए राजमहल में घुस रही। वो पूरे तरीके से काले लिबास में लिपटी हुआ था। उन्हें आभास हुआ कि शायद ये कोई घुसपैठिया है जो यहाँ राजमहल में किसी पर हमला करने आया है, जिसे वो सतर्क हो गए और उन्होंने जल्दी से उसे पकड़ लिया। उसे पकड़ने के पश्चात राजकुमार उसे मारने वाले थे कि उनकी आंखें उस अनजान व्यक्ति की आंखों से जा मिली, जिन्हें देखकर वो कुछ समय के लिए वही जम गए। उन्होंने अपने जीवन में इतनी सुंदर और आकर्षित आंखें कभी नहीं देखी। चांदनी रात में ये काली आंखें किसी तारे की तरह चमक रही थी। यह काली आंखें ऐसी थी कि अगर इनमें कोई एक बार देख ले तो वो इन आंखों की दुनिया की गहराई में कैद हो जाए। पता नहीं क्यों, परंतु यह आंखें उन्हें अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। ये कुछ ऐसा था जिसे मैं अपने जीवन भर देख सकते थे। उन काली आंखों में खोए हुए उनकी पकड़ सामने खड़े व्यक्ति पर कमजोर हो गई, जिसका फायदा उठाकर सामने खड़े व्यक्ति ने पूरी ताकत से राजकुमार पर प्रहार किया। वहीं राजकुमार जो इस हमले के लिए तैयार नहीं थे, वो इसे संभल ना सके और कुछ दूर चले गए। उन्होंने जल्दी से अपने आप को संभाला और सामने की तरफ तेजी से अपनी अग्नि शक्ति से वार किया। अग्नि का एक गोला तेजी से सामने लगे पेड़ पर लगा, जिससे कुछ ही समय में वह पेड़ राख में बदल गया। राजकुमार ने जल्दी से आसपास देख, परंतु उनके सामने कोई नहीं था। वो नकाबपोश गायब हो चुका था। अपने हमलावर को ऐसे बचता हुआ जाकर राजकुमार बहुत क्रोधित हो। क्रोध के कारण उनके पास से एक भयानक ऑरा निकलने लगा, जिससे आसपास की हवा में गर्माहट बढ़ गई। उन्होंने हवा में अपना हाथ लहराया, तभी एक काले लिबास में लिपटी परछाई उसके सामने आकर घुटने के बल बैठ गई। सूर्यदेव सिंह ने अपनी गुस्से भरी आवाज में कहा, ढूंढो उस नकाबपोश को जिसने हम पर हमला करने की कोशिश की। हमें वह किसी भी कीमत पर चाहिए। जिसे सुन वह काली परछाई तुरंत हवा में गायब हो गई। ये पहली बार था जब राजकुमार की पकड़ से कोई निकल पाया था, जिस बात से राजकुमार काफी हैरान थे और यह जानने के लिए उत्सुक भी कि आखिर उसका ध्यान भटकाने वाला व्यक्ति था कौन। उनके पास हजारों सुंदर राजकुमारी उन्हें आकर्षित करने के लिए अनेकों प्रयास करती, लेकिन वो कभी राजकुमार का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाए। राजकुमार ने कभी किसी को नजरें उठाकर भी नहीं देखा। उन्हें ऐसी स्त्रियों से सख्त नफरत थी जो अपनी सुंदरता से पुरुषों को रिझाने की कोशिश करती है। ये पहली बार था कि किसी की नजरों ने राजकुमार को इतना आकर्षित किया कि वे अपनी शुद्ध बुद्धि ही भूल गए। यही चीज सोचकर राजकुमार क्रोधित हुए जा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उस अनजान शख्स ने उनके ऊपर किसी प्रकार का जादू किया, क्योंकि वह आंखें बार बार राजकुमार के सामने आ रही थी, जिससे वो कुछ ही समय में परेशान हो गए। तभी पीछे से एक बहुत मीठी आवाज आई, मुकुट राजकुमार आप। जिसे सुन राजकुमार पीछे पलटे। पीछे एक गुलाबी कलर के भारी व सुंदर से लहंगा चोली में श्रद्धा खड़ी थी, जिसने अपने चेहरे पर सुंदर सा मेकअप किया हुआ था, जिससे उसका चेहरा बहुत सुंदर और मासूम नजर आ रहा था। उस गुलाबी रंग के लहंगा चोली में श्रद्धा का शरीर बहुत नाजुक और आकर्षक लग रहा था। चेहरे पर एक मुस्कान लिए वो राजकुमार की तरफ बढ़ी, जिसे देख राजकुमार तुरंत 2 कदम दूर हो गए, जिसे देख श्रद्धा के चलते कदम रुक गए। उसके चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ गई। उसने तुरंत अपने भावों को छुपाया लिया और अपने चेहरे पर एक मासूम से मुस्कान लाते हुए राजकुमार से फिर वही प्रश्न किया, आपने बताया नहीं आप इस समय यहाँ। जिसे सुन राजकुमार की भौहें सुकड़ गई। ये प्रश्न तो मुझे आपसे पूछना चाहिए राजकुमारी, आप इतनी रात को यहाँ। जिसे सुन श्रद्धा थोड़ी घबरा गई। उसने तुरंत चेहरे पर एक प्यारी और मासूम सी मुस्कान लाते हुए कहा, वह हम तो अपने कक्ष में आराम कर रहे थे, पर एक आवाज के कारण हमारी निद्रा टूट गई तो हम यहाँ देखने चले आए। जिसे सुन राजकुमार थोड़ी देर चुप हो गए। फिर उन्होंने श्रद्धा को बिना देखे कहा, हमें लगता है आपको इतनी रात को यहाँ नहीं होना चाहिए, आप अपने कक्ष में जाएं। इतना कह सूर्यदेव सिंह वहां से चले गए हैं। वहीं श्रद्धा जो राजकुमार से कुछ देर और बातें करना चाहती थी, वो निराश हो गई। तभी कुछ सोचकर श्रद्धा मुस्कुराई। उसने अपने मन में कहा, मुकुट राजकुमार हमारी परवाह करते हैं, इसलिए तो उन्होंने हमें इतनी रात को बाहर रहने से मना किया।
हमें लगता है वह भी हमें कहीं ना कहीं पसंद करने लगे हैं। अब मुझे उनका और ख्याल रखना होगा ताकि हमारे बीच कोई ना सके। इतना सोचकर वो खुश होते हुए जल्दी से अपने कक्ष में चली गई। वही राजकुमारी श्रद्धा के ख्यालों से अनजान राजकुमार सूर्यदेव सिंह अपने कक्ष में उस अनजान व्यक्ति की खोज में लगे हुए थे। उन्हें जल्द से जल्द उसे नकाबपोश के बारे में जानना था जिसने एक ही मुलाकात में राजकुमार को इतना आहत किया था। वहीं दूसरी तरफ मीरा सीधा अपने कमरे में टेलीपोर्ट हुई। उसकी सांसें दोगुनी रफ्तार से चल रही थी। उसका पूरा शरीर पसीने में भीग हुआ था। वो पहले ही अपने वायु तत्व को जागृत करने में अपनी सौर्य आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग कर चुके थी और अब राजकुमार से बचने के चक्कर में उसने अपनी थोड़ी बहुत बची हुई शक्ति का भी प्रयोग कर लिया। वो ज्यादा देर अपने पैरों पर खड़ी नहीं रह पाई और जमीन पर गिर पड़ी। उसकी सांसें बेकाबू हो गई। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी सारी एनर्जी को किसी उसके शरीर से निकाल लिया हो। मीरा की आंखें बंद होने लगी। तभी एक गुस्से भरी आवाज मीरा के कानों में गूंजी जिसने उसे बेहोश होने से रोक लिया। बोस, आप पागल हो गई हैं? क्या जरूरत थी अपनी ऊर्जा उपयोग करने की? आपको पता है ना आपका शरीर कितना कमजोर है? आपको ख्याल भी है अगर अभी मैंने अपनी ऊर्जा का प्रयोग नहीं किया होता तो आप एक गहरी नींद में जा सकती थी। लुक्स गुस्सा में मीरा को सुनाई जा रहा था पर मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया, जिसे देख लुक्स भी थोड़ा परेशान हो गया। लुक्स की एनर्जी के कारण मीरा को थोड़ा बेहतर लगने लगा। कुछ समय बाद में मीरा उठकर ध्यान मुद्रा में बैठ गई। इस समय उसे अपनी ऊर्जा को वापस लाना था जिसके लिए मीरा को ध्यान में जाने की आवश्यकता थी। वही लुक्स जो मीरा से बहुत कुछ कहना चाहता था, मीरा को ध्यान में जाता देख चुप हो गया। मीरा ध्यान के कारण वापस रोशनी की दुनिया में पहुंच गई। आसपास की सतरंगी रोशनियों ने तुरंत मीरा को घेर लिया जिससे मीरा के शरीर से तेज प्रकाश की किरणें निकलने लगी जो धीरे धीरे मीरा के शरीर में प्रवेश कर उसे ऊर्जा प्रदान करने लगी। अगली सुबह मीरा ने धीरे से अपनी आंखें खोल सामने की तरफ देखा। तभी खिड़की से आता तेज प्रकाश उसकी आंखों में गया। एक पल आंखों बंद करने के बाद मीरा ने अपनी आंखें खोली। पूरी रात ध्यान करने से अब मीरा को कुछ राहत महसूस हुई। उसे अपनी शक्तियां थोड़ी बड़ी हुई भी महसूस हुई जिसे देख मीरा की आंख चमक उठी। उसने थोड़ा खुश होते हुए कहा, चलो जान को खतरे में डालने का कुछ तो फायदा हुआ। जिसे सुन लुक्स ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ फायदा तो होगा ना, आखिर आप मौत के मुंह से बाहर आए हैं। जिसे सुन मीरा थोड़ी हैरान हो गई। तुम्हारा मतलब क्या है? यही कि कल रात आपने अपनी सारी ऊर्जा का इस्तेमाल कर लिया। आपका ये शरीर पहले ही बहुत कमजोर है, ऊपर से कल रात आपने अपनी सारी ऊर्जा का इस्तेमाल कर लिया। अगर मैं आपको सही समय पर नहीं बचता तो आप एक बहुत गहरी नींद में जा सकती थी जिससे उठना बहुत मुश्किल होता है। मीरा ने लुक्स से कहा, मैं तो तुम्हें बड़ा नितला नालायक समझती थी लेकिन आज तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। तुम हो तो बहुत काम के सिस्टम। आज मैं तुम्हें दिल से धन्यवाद कहती हूँ। वही लुक्स को यह समझ नहीं आया कि मीरा उसकी तारीफ करी या बुराई, पर वो इस बात से ही खुश था कि मीरा ने उसकी कदर तो जानी। तभी लुक्स को कुछ याद आया। उसने जल्दी से मीरा से कहा, बोस, मुझे लगता है आपको कुछ दिनों के लिए राजमहल से बाहर नहीं जाना चाहिए। पूरे राजमहल में रात की घटना फैल गई है। राजा ने चारों तरफ सिपाहियों को फैला दिया है। अंदर या बाहर जाना अब बहुत मुश्किल है। मीरा ने लुक्स की बात को समझते हुए अपना सर हाँ में हिलाया। वो जानती थी कि अब कुछ दिनों तक उसका राजमहल से बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है और वो अभी अपनी शक्तियों को इस्तेमाल करने का खतरा मोल नहीं ले सकती थी। वो एक बार अपनी जान को खतरे में डाल चुकी है, अब दोबारा खतरा मोल लेना उसकी बेवकूफी होगी। मुझे लगता है मुझे कुछ दिनों के लिए राजमहल में रहकर ही अपनी शक्तियों को स्ट्रांग करना होगा। कल रात हुई लड़ाई से मीरा को इतना तो पता चल गया था कि उसका ये शरीर उसकी आशाओं से भी ज्यादा कमजोर है, इसलिए अब उसे अपनी शारीरिक क्षमता को बढ़ाना होगा। वहीं दूसरी तरफ राज दरबार में राजा तेज प्रताप अपने कुछ अधिकारी और सेनापति के साथ रात में हुई घटना पर चर्चा कर रहे थे। पूरे महल में ये बात सबको पता चल चुकी थी कि कल रात राजकुमार पर किसी घुसपैठियों ने जानलेवा हमला करने की कोशिश की है, इसलिए आज राजा ने सभी को दरबार में बुलाया। तभी उन्होंने सामने बैठे मुकुट राजकुमार सूर्यदेव सिंह से क्षमा मांगते हुए कहा, मुकुट राजकुमार, हमें इस बात का बहुत खेद है कि आपके ऊपर हमारे राज्य में हमला हुआ। हमने तो यहाँ आपको क्षमा मांगने के लिए बुलाया था, परंतु यहाँ फिर आपके साथ ऐसा हादसा हो गया। हम इसके लिए क्षमा प्रार्थी है। जिसे सुन राजकुमार सूर्यदेव सिंह ने कहा, महाराज, आपको क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप हमसे बड़े हैं, आप हमसे क्षमा मांगते अच्छे नहीं लगते। और रही बात उस हमलावर की, तो हम जल्द ही उसे ढूंढ लेंगे। आपको क्षमा प्रार्थी होने की आवश्यकता नहीं है। जिसे सुन महाराज ने एक गहरी सांस ली। उन्हें डर था कि अगर राजकुमार इस बात को ज्यादा बढ़ाते तो ये बात सूर्यगढ़ राज्य तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगती, जिससे भीमपुरी और सूर्यगढ़ के रिश्ते बिगड़ जाते। सभी को पता था कि सूर्यगढ़ राज्य इस द्वीप के सबसे महान राज्यों में से एक है और अगर उन्हें इस बात का आभास हो गया कि उनके मुकुट राजकुमार पर भीमपुरी राज्य में हमला हुआ है तो ये बात भीमपुर राज्य के लिए खतरा बन जाती है। राजा ने हंसते हुए कहा, हमें पता है राजकुमार, आप बहुत महान है। अब आप इस चीज की चिंता मत कीजिए। हमने अपने लोगों को उस घुसपैठिए को ढूंढने में, वो लोग भीमपुर के चप्पे छपे को छानकर भी उसे घुसपैठियों को पकड़ कर लेंगे। हम उसे अवश्य बड़ा दंड देंगे। ये सब बातें महाराज ने थोड़े गुस्से में कही थी, जिसे सुन राजकुमार ने अपना अपना सर हमें हिल दिया। महाराज, हमें कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने हैं, इसलिए हमें जाने की आज्ञा दे।
जिसे सुन राजा तेज प्रताप ने जल्दी से खड़े होते हुए कहा, अरे नहीं राजकुमार, आपको हमसे आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं है। अब जब चाहे आ जा सकते हैं और आप हमारे खास अतिथि हैं, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। जिसे सुन राजकुमार ने राजा को प्रणाम किया और राजदरबार से चले गए। उनके जाने के बाद राजा, जो अभी तक मुस्कुरा रहे थे, वह अचानक सिंहासन पर गिर गए। उनका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। वहीं बाकी सबकी दशा भी महाराज की तरह ही थी। सब जानते थे कि सूर्यगढ़ के मुकुट राजकुमार कितने निर्दय और क्रूर हैं। वो बेशक सबसे मुस्कुराकर बातें कर रहे थे, लेकिन उनके शरीर से जो आभा निकाल रही थी वो किसा का भी दम घोट दे। उन्होंने अपने सेनापति से कहा, सेनापति राजनाथ, जल्द से जल्द उसे अज्ञात हमलावर के बारे में पता करें, वरना आप जानते हैं ये बात हमारे राज्य के लिए कितना बड़ा संकट ला सकती है। जिसे सुन सेनापति जी ने अपना सर हिलाया और तुरंत अपने सिपाहियों के साथ चले गए। मुकुट राजकुमार के कक्ष में राजकुमार सूर्यदेव सिंह अपने कक्ष की खिड़कियों से बाहर सामने भीमपुर राजा का नजारा देख रहे थे। तभी उनके पीछे एक काली परछाई आकर अपने एक घुटने के बल बैठ गई। पता चला उसे अज्ञात हमलावर के बारे में। जिसे सुन उस परछाई ने कुछ बोला, ठीक है, तुम जाओ और जितना हो सके उसके बारे में पता करो। हमें किसी भी कीमत पर वह हमलावर चाहिए। जिसे सुन वो परछाई एक बार फिर हवा में गायब हो गई। खिड़की से आती ठंडी हवाएं राजकुमार के चेहरे को छूकर जा रही थी। सूर्यदेव सिंह ने की गहरी सांस लेकर कहा, हम भी देखते हैं तुम कब तक हमसे छूप सकते हो। हम जल्द ही तुम्हारे बारे में खोज कर रहेंगे। उन्होंने अपनी सरसरी नजरों से बाहर की तरफ देखा और अचानक हवा में गायब हो गई। जंगल के बीचों बीच कई काली परछाइयां तेजी से आते दिखाई दे रही थी। तभी वो परछाइयां एक पेड़ के पास रुक गई। उन्होंने अपने आसपास एक सरसरी नजर डाली और एक मंत्र का प्रयोग किया, जिससे उसे बड़े से पेड़ के अंदर एक रास्ता खुल गया। अंदर का माहौल बाहर के माहौल से बिल्कुल उलट था। अंदर एक गुफा बनी हुई थी, जिसमें रास्तों पर कई माशलें जल रही थी। वे सभी परछाइयां तेजी से गुफा के अंदर जाकर रुकी। सामने बड़े से सिंहासन पर राजकुमार सूर्यदेव सिंह बैठे हुए थे, जिन्हें देख उन तीनों काली परछाइयों ने झुककर उन्हें प्रणाम किया। मुकुट राजकुमार की जय हो। सूर्यदेव सिंह ने अपना सर हिला दिया, क्या खबर मिली है तुम लोगों को? राजकुमार, हमने सारे पक्षों की जांच की है, परंतु हमें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे ये पता चल सके कि उनमें से किसी ने भी उस हमलावर को भेजा होगा। हमने राजा तेज प्रताप सिंह पर भी नजरें रखी है, पर उनसे भी हमें कोई खास जानकारी नहीं मिली। वो चुपकर इस मामले की जांच करवा रहे हैं। हमें नहीं लगता उनके अंदर इतना साहस है कि वो सूर्यगढ़ से दुश्मनी मोल ले सके। जिसे समझते हुए सूर्यदेव सिंह किसी गहरी सोच में चले गए। अगर वह हमलावर उनके किसी दुश्मन ने नहीं भेजा तो वह आया कहां से और कहां गायब हो गया? इन 10 दिनों में राजकुमार ने हर राज्य के अच्छे प्रकार से जांच पड़ताल करवाई, परंतु उनके हाथ कोई सबूत नहीं लगा। तभी एक परछाई ने अपने चेहरे से कपड़ा हटाते हुए राजकुमार से कहा, सूर्य, तुम कितने और दिन इस छोटे से राज्य में रहना चाहते हो? हमें लगता है अब तुम्हें वापस लौटना चाहिए। राजकुमार के सामने एक 24-25 साल का सुंदर और नौजवान लड़का खड़ा था। ये राजकुमार के बचपन का मित्र और माधवगढ़ के राजकुमार युगशौर्य है। जिसे देख सूर्य ने जवाब देते हुए कहा था, हमें भी लगता है हमें अब चलना चाहिए। हम इतने दिनों तक उसे अज्ञात हमलावर के लिए रुके हुए थे, परंतु हमें नहीं लगता वो अब हमें मिलेगा। जिसे सुन युग में अपना सर हिलाया, ठीक है, हम कल यहाँ से अपने राज्य के लिए प्रस्थान करेंगे। जिसे सुन सबने एक साथ राजकुमार को प्रणाम किया और वहां से गायब हो गए। युग वही रहा, वो आज सूर्य के साथ राजमहल में जाने वाला था। उसने एक नजर सूर्य को दिखा जो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, सूर्य, तुम क्यों उस हमलावर को लेकर इतने उत्सुक हो? जिसे सुन सूर्य ने कुछ नहीं कहा। वो युग को क्या कहता कि उसे हमलावर की आंखें हर रात उसके सपने में आती, जिससे अब वो परेशान होने लगा था। उसे कुछ ना कहता देख युग ने अपना सर हिला दिया। उसे पता था कि अगर सूर्य किसी बात का जवाब देना नहीं चाहता तो वो कभी कुछ नहीं बोलेगा। मैदान के चारों तरफ एक परछाई तेजी से चक्कर लग रही थी, जिसकी रफ्तार हवा से बातें कर रही थी। तभी वह परछाई अचानक रुकी और पास में खड़े पेड़ पर एक तेज वार हुआ, जिससे वह पेड़ 2 भागों में बंट गया। आखिरकार में कामयाब हो गई। अचानक मीरा की खुशी से भरी आवाज आसपास गूंज गई। उसके माथे से पसीना की बूंदें टपक रही थी। मीरा ने अपने दोनों हाथों को घुटनों पर रखा हुआ था। उसने एक गहरी सांस ली। कुछ समय ऐसे ही खड़े रहने के बाद मीरा अचानक सीधी खड़ी हुई और अपने सामने लगे लकड़ी के पुतले पर वार करने लगी। पिछले 10 दिनों से मीरा लगातार अपनी शारीरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। शरीर कमजोर होने के कारण शुरुआत में मीरा को कठिनाई का सामना करना पड़ा, पर मीरा ने हार नहीं मानी और लगातार कठिन परिश्रम से अब उसकी शारीरिक क्षमता सुधरने लगी है। उसने अपने कक्ष के बाहर बने बगीचे में अपने लिए एक युद्ध कक्ष बना लिया है, जिसमें उसने हर प्रकार के युद्ध हथियारों को रखा है। इस दुनिया में सारे हथियार आकार में काफी बड़े थे, जिन्हें मीरा को अपने पास रखना थोड़ा मुश्किल था। उसकी शक्तियां अभी काफी कमजोर थी, जिस वजह से वह अपने लिए जादू से कोई स्टोरेज स्पेस नहीं बना सकते। इसलिए उसने लुक्स की मदद से अपने लिए कुछ छोटे हथियार और कुछ सुइयां बनवाई है, जिससे अगर किसी पर वार किया जाए तो सामने वाले को वह नजर ना आ सके। इसका इस्तेमाल वह रात को जंगलों में शिकार के लिए किया करती है। अब उसकी शक्तियां भी धीरे धीरे रिकवर हो रही है, इसलिए मीरा अपनी टेलीपोर्टेशन स्किल का इस्तेमाल करके पास के जंगलों में जाकर प्रैक्टिस करती है।
अब यह मीरा का रोज का रूटीन में है। वह दिन में अपनी शारीरिक शक्ति को बढ़ाती और रात में जंगलों में जाकर अपनी स्किल को इम्प्रूव करती। 1 घंटे प्रैक्टिस करने के बाद मीरा अपने कक्ष में वापस चली गई। उसके महल में जो दास दासियां पहले रहते थे, मीरा ने सभी को वहां से निकाल दिया। वह दासियां यहाँ बस भोजन देने आती और उसके बाद चली जाती। मीरा ने किसी को भी यहाँ रुकने से मना कर दिया था। उसे पता था कि यह लोग यहाँ रहे तो उसके लिए परेशानियां खड़ी हो सकती है। मीरा अब अपने महल में अकेले ही रहती। मीरा ने अपने कपड़े निकाले और गर्म पानी के तालाब में नहाने लगी। तालाब में कुछ जड़ी बूटियों और सुगंध के लिए इत्र डले हुए थे, जो मीरा को बहुत पसंद है। कुछ देर नहाने के बाद मीरा बाहर आए और अपना भोजन कर ध्यान लगाने बैठ गई। वह अपना एक भी पल व्यर्थ नहीं करना चाहती थी। उसे जल्द से जल्द अपने बाकी के तत्वों को भी जागृत करना था, तभी वह मीरा का बदला ले सकती थी। वहीं दूसरी तरफ वह काली परछाई एक बार फिर राजकुमार के कक्ष में नजर आए, जहां मुकुट राजकुमार सूर्य देव सिंह और युग शौर्य बैठे उसकी बातें सुन रहे थे। उस परछाई ने राजकुमार को कुछ बातें या तभी राजकुमार ने परछाई से सवाल किया, क्या तुम्हें पता है वह कहाँ जाती है? जिसे सुन परछाई ने अपना सर हाँ में हिला दिया। इसके बाद वह परछाई एक बार फिर गायब हो गई। वही राजकुमार युग शौर्य नासमझी में राजकुमार सूर्य की तरफ देखते हुए सवाल करते हैं, सूर्य आप करना क्या चाहते हैं और अपने राजकुमारी पर नजर रखने के लिए क्यों कहा? जिसे सुन सूर्य थोड़े गंभीर स्वर में कहते हैं, वह नकाबपोश जिस स्थान से गायब हुआ था वहां से 2 रास्ते राजमहल के अंदर जाते हैं। एक स्थान राजकुमारी श्रद्धा का है और दूसरा राजकुमारी मीरा का। हमने महल और राज्य के सभी स्थानों को देख लिया, बस राजकुमारी श्रद्धा और राजकुमारी मीरा स्थानों की जांच नहीं करवाई। जब हमने अपने गुप्तचर से इन दोनों स्थानों की जांच पड़ताल करवाई तो हमें कुछ अजीब सुनने को मिला। युग सूर्य को बीच में ठोकते हुए कहता है, राजकुमारी श्रद्धा का तो ठीक है, परंतु आपको नहीं लगता आपको राजकुमारी मीरा को अकेला छोड़ देना चाहिए? वैसे भी हमने सुना है जब से आपने राजकुमारी मीरा का सभा में अपमान किया है वह तभी से ही अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। यही तो गौर करने वाली बात है, सूर्य ने अचानक कहा, जिसे सुन युग में सूर्य की तरफ देखा। सूर्य ने आगे कहा, हमने भी यही सुना है, परंतु लोगों की बातों का और उनके बारे में स्वयं जांच करने पर कुछ और ही पता चला है। हमारे गुप्तचर कई दिनों से राजकुमारी मीरा की जांच पड़ताल कर रहे हैं, जिससे हमें राजकुमारी मीरा के बारे में बहुत कुछ अजीब सुनने को मिला है। राजकुमारी मीरा ने कुछ समय पहले अपने सभी दास दासियों को अपने महल से निकाल दिया है। कुछ दिन पहले उन्होंने एक दासी को बहुत कठोर दंड भी दिया और अब वह कुछ दिनों से पास की जंगल में जा रही है। जिसे सुन राजकुमार योग शौर्य थोड़े हैरान थे। क्या सभी लोग यह नहीं कहते कि राजकुमारी मीरा एक डरपोक और बेवकूफ राजकुमारी है जो किसी के सवालों का जवाब तक नहीं दे सकती? वह हमेशा चुप रहती है। और अफवाहें तो ये भी है कि वह बहुत बदसूरत है, इसलिए वह सदा अपने चेहरे पर ढेर सारा श्रृंगार करके रखती है ताकि मैं खूबसूरत लग सके। तो ये सब कैसे? यही तो गौर करने वाली बात है। सूर्य ने अचानक कहा, इसी चीज की जांच करने के लिए हम आज रात को पास के जंगलों में जाएंगे। हम भी तो पता करें आखिर राजकुमारी सबसे छुपा क्या रही है। कहीं ऐसा तो नहीं उन्होंने नहीं हम पर हमला करवाया हो? इतना कह राजकुमार सूर्य चुप हो गए। तभी राजकुमार युग एक शरारा सूझी। उन्होंने एक चंचल मुस्कान के साथ राजकुमार सूर्य को देखते हुए कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको राजकुमारी मीरा पसंद आ गई है? जिसे सुन सूर्य ने गुस्से में युग की तरफ देखते हुए कहा, हमें लगता है आपका भी मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। हमने कभी उन्हें आंख उठाकर देखा भी नहीं। लगता है राज्य वापस जाकर आपकी हमें जांच करनी पड़ेगी। जिसे सुन राजकुमार युग अचानक डर गए। उन्होंने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, हम तो मजाक कर रहे थे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको एक ऐसी राजकुमारी पसंद आ जाए। सूर्य ने युग से आगे कुछ नहीं कहा और राजकुमारी मीरा के बारे में सोचने लगा। पता नहीं क्यों पर मीरा के बारे में सोचते ही एक बार फिर वही काली गहरी आंखें राजकुमार के सामने आ गई। उन्होंने जल्दी से अपने विचारों को शांत किया और राजकुमार युग को रात की तैयारी करने के लिए कहा। अब आगे रात का समय। एक काली परछाई तेजी से राजमहल से बाहर निकाल पास के जंगल में गई। वह काली परछाई तेजी से जंगल की गहराइयों में जा रही थी। तभी वह परछाई एक बड़ी और गहरी खाई के पास आकर रुकी। उसने अपनी काली आंखों से खाई के चारों तरफ देखा और अचानक गायब हो गई। वही उस परछाई को ऐसे गायब होता देख उसके पीछे आती 3 काली परछाइयां अचानक रुक गई। तभी एक परछाई ने अपने सर से कपड़ा हटकर यह चारों तरफ देखते हुए कहा, ये राजकुमारी कहाँ चली गई? जिसे सुन उसके पास खड़ी दूसरी परछाई ने सामने गहरी खाई की तरफ देखते हुए कहा, ये जंगल कहाँ तक जाता है? जिसे सुन तीसरे व्यक्ति ने जवाब दिया, इससे आगे ये जंगल खतरनाक जानवरों से भरा हुआ है, वह वही गई है। अचानक एक गहरी मगर शांत आवाज आई, चलो। ये राजकुमार सूर्य देव सिंह और राजकुमार युग शौर्य थे, जो मीरा का पीछा महल से ही कर रहे हैं। उनके साथ उनका एक दास औरस भी था। वही सूर्य की बातें सुन युग हैरानी से बोलो, क्या राजकुमारी मीरा काले जंगल में अकेली गई है? वह पागल तो नहीं हो गई? सबको पता है काले जंगल में कितने खतरनाक जीव रहते हैं। जिसे सूर्य सच ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, औरस तुमने पता किया कि वो कहाँ है? वही औरस जो सूर्य का खास जासूस था, उसने अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, जी राजकुमार, मैंने अपने जादू से यह पता लगा लिया है कि वो किस दिशा में गई है। तभी युग ने बीच में कहा, तो देर किस बात की है, चलो और हमें दिशा दिखाओ। जिसे सुन वो तीनों कुछ ही पल में वहां से गायब हो गई।
वही काले जंगल के बीचों बीच मीरा कई खतरनाक और खूंखार जानवरों से लड़ रही थी। तभी पीछे से एक भयानक लाल जीव ने मीरा के ऊपर हमला किया। वो मीरा के पास पहुंच पाता उससे पहले ही मीरा वहां से टेलीपोर्ट होकर उसके सर के ऊपर आकर अपने नुकीले खंजर से उसकी आंखों पर वार कर दिया, जिससे वो बड़ा सा जानवर एक ही वार में खत्म हो गया। जब मीरा शुरुआत में इस जंगल में इन जानवरों से लड़ाई करने आई थी, तब वो कई बार इनके कारण घायल हो गई थी। उस समय मीरा को उनकी कमजोरी नहीं पता थी, पर अब धीरे धीरे मीरा को जंगल के आधे से ज्यादा जानवरों की कमजोरी पता चल गई थी। ये सामने पड़ा लाल जानवर एक जहरीली छिपकली है जिसकी कमजोरी उसकी आंखें हैं। उसकी आंखों पर वार करते ही वो वही खत्म हो जाती है। मीरा खड़ी हुई और अपने आसपास एक नजर डाली। उसने कुछ ही समय में बहुत से खूंखार जानवरों को मार डाला था, जिससे वो काफी खुश थी। उसकी रफ्तार पहले से ज्यादा बढ़ गई थी। वो छिपकली के सर नीचे आई और उसके माथे पर लगे लाल स्टोन को निकाल लिया। यहाँ के सभी जानवरों के ऊपर एक खास स्टोन लगा होता है जिससे उन सभी को शक्तियां प्राप्त होती। अगर कोई इन्हें मारकर उस स्टोन्स को हासिल करता तो उनकी शक्तियों का कुछ प्रतिशत हिस्सा मारने वाले को मिल जाता, और यह स्टोन भी एक अच्छे दाम पर बाजार में बिक जाते हैं। मीरा ने अब तक बहुत से स्टोन इकट्ठा कर लिए थे जिन्हें वो बाद में जाकर बाजार में अच्छे दामों पर बेच सकती है। मीरा ने खुशी खुशी वो स्टोन निकालो और अपनी थैली में रख आगे की तरफ बढ़ गई। वहीं उसके पीछे राजकुमार सूर्य और राजकुमार युग वहां पड़ी जानवरों की लाशों को देखकर यह पता करने की कोशिश कर रहे थे कि मीरा की दिशा में गई है। तभी युग को कुछ नजर आया, जिसे देख युग स्तंभ खड़ा रह गया। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने जल्दी से सूर्य से कहा, सूर्य सामने देखो। जिसे सुन राजकुमार सूर्य, जो आसपास मीरा को खोजने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने सामने की तरफ देखा। सामने एक काले कपड़े पहने छोटी सी आकृति एक बड़े और खूंखार जादुई नील भेड़िए से लड़ रही थी। वो नीला भेड़िया अपनी पूरी शक्ति से सामने खड़े व्यक्ति पर वार कर रहा था, जिससे सामने खड़ा व्यक्ति बार बार बच जाता। तभी उस भेड़िए ने एक जोरदार दहाड़ मारी, जिसके साथ वहां धरती को कांपने वाली वाइब्रेशन होने लगी। वो तेजी से सामने खड़े व्यक्ति की तरफ भागा। वही मीरा, जो उसके हमले के लिए पूरी तरह तैयार थी, वो जैसे ही उसके पास मीरा तेजी से टेलीपोर्ट होकर उसके ऊपर पहुंची और उसके दिल के करीब अपने खंजर को घुसा दिया, जिसे महसूस कर वो नीला भेड़िया एक बार तेजी से दहाड़ा और कुछ ही समय में मर गया। जिसे देख सामने खड़े दोनों राजकुमार स्तंभ थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि क्या ये राजकुमारी मीरा है। तभी युग ने सूर्य से बोला, मुझे नहीं लगता ये राजकुमारी है, इसका चेहरा। वो अभी इतना ही कहा पाया कि तभी मीरा ने अपने सर से उस काले कपड़े को हटाया जो मीरा के पूरे चेहरे को छुपाए हुआ था। मीरा ने एक ब्लैक पेंट के साथ व्हाइट शर्ट पहनी हुई, जिसके ऊपर उसने एक बड़ा काला कपड़ा डाला हुआ था। उसने अपने बालों को पोनीटेल में बंधा हुआ था, जिसकी दो लेट मीरा की सुंदर चेहरे को छू रही थी। उसकी काली आंखें इस समय किसी तारे की तरह चमक रही थी। उसके सुंदर और गुलाबी होठों पर एक दिल की धड़कन रोक देने वाली मुस्कान थी। उसके माथे पर आई पसीने की बूंदें उसके गोरे सफेद चेहरे पर किसी ओस की बूंदों के समान नजर आ रही था, जो उसकी सुंदरता में चार चांद लगा रही थी। उसके एक हाथ में खंजर था, जो उसने अपने ब्लैक पेंट पर बने हुए एक चमड़े की पॉकेट में रख दिया और बड़े से भेड़िए के ऊपर के कुछ समय के लिए बैठ गई। वो इस समय काफी थक गई थी। जादुई भेड़िए को मारने के लिए मीरा ने अपनी काफी ऊर्जा का प्रयोग किया था। उसने ऊपर चमकते सुंदर चांद की तरफ देखते हुए एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर जंगल में चलती हवाओं को महसूस करने लगी। इस समय मीरा के चेहरे पर सुकून से भरी एक मुस्कान थी। वहीं सामने खड़े राजकुमार युग, जो पहले ही मीरा के एक्शन से हैरान परेशान थे, वो मीरा के रूप को देखकर और भी ज्यादा हैरान हो गए। उन्हें जहां तक पता था राजकुमारी मीरा बहुत बदसूरत थी, पर यहाँ तो कुछ और ही है। वही सूर्य का हाल कुछ कम अच्छा नहीं था। वो शुरुआत से मीरा के हर एक एक्शन को बड़े ध्यान से देख रहा था। उसके भेड़िए को मारने से लेकर अपना चेहरा दिखाने तक वो बस एक टक अपनी गहरी नजरों से सामने आंखें बंद करे बैठी राजकुमारी मीरा को बिना अपनी पलकें झुकाए बस देखे जा रहे थे, जो इस समय चांद की रोशनी में किसी खिले हुए सफेद कमल की तरह चमक रही थी, जिसे देख राजकुमार सूर्य की दिल की धड़कनें दुगनी रफ्तार से दौड़ने लगी। उन्होंने आज से पहले कभी मीरा को ध्यान से नहीं देखा था। वो हमेशा अपना खूबसूरत चेहरा ढेर सारे मेकअप से छुपा कर रखती थी और हमेशा अजीबोगरीब हरकतें करती रहती, परंतु आज वो जी मीरा को देख रहे थे। वो बिल्कुल उलट थी। ना तो उन्होंने अपने चेहरे पर कोई मेकअप किया हुआ था और ना ही वो कहीं से डरी सहमी नजर आ रही थी। आज कुछ तो खास था मीरा में, जो राजकुमार सूर्य उसकी तरफ खींच जा रहा था। वही युग, जो बहुत देर से राजकुमार सूर्य से कुछ बोले जा रहा थे, सूर्य को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक युग ने सूर्य के कंधे पर हाथ रखकर उसे हिलाया। सूर्य, तुम कहाँ खो गए? राजकुमारी जा चुकी है, क्या हमें अभी उनका पीछा करना चाहिए? सूर्य को अब जाकर आभास हुआ कि मीरा वहां से जा चुकी है। उसने युग से बस दो शब्द कहे, वापस चलो। इतना कह सूर्य वहां से गायब हो गया। राजकुमार सूर्य और राजकुमार युग वापस राजमहल लौट आए। वो दोनों अभी अपने कक्ष में बैठे हुए थे। कुछ देर की शांति के बाद अचानक राजकुमार युग शौर्य की आवाज आई। हमें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि जो हम देखकर आए हैं क्या वो सब सत्य है। उसकी बातों में हैरानी साफ सुनाई दे सकती थी। हमने तो सुना था कि राजकुमारी मीरा एक डरपोक और बुद्धिहीन राजकुमारी है। अगर यह सच है तो जो आज हमने देखा वो क्या था, और राजकुमारी क्यों सबके सामने अपने आप को डरपोक और बुद्धिहीन दिखाती है?
हमारा तो दिमाग ही चकरा गया है ये सब सोचकर। वही राजकुमार सूर्य जो अभी चुपचाप बैठे राजकुमार युग शौर्य की सारी बातें सुन रहे थे, अचानक उन्होंने कहा, इस प्रश्न का उत्तर हमें राजकुमारी मीरा ही दे सकते हैं। अच्छा, और आपको लगता है वो हमें इस चीज का जवाब देंगे? हमें तो लगता है जिस प्रकार अपने भरी सभा में उनका अपमान किया था वो तो आपकी शक्ल भी नहीं देखेना चाहेंगे। वही राजकुमार सूर्य जो अभी तक मीरा के ख्यालों में खोए हुए थे, राजकुमार युग की बातों को सुनकर अचानक उनके दिल में हलचल होने लगी, पता नहीं क्यों, परंतु राजकुमार युग का ऐसा कहना कि राजकुमारी अब कभी उनसे बात नहीं करेगी, राजकुमार सूर्य को अच्छा नहीं लगा। ये शब्द उसे चुभ रहे थे। उन्होंने अपनी गहरी नजरों से राजकुमार युग शौर्य की तरफ देखा। हमें लगता है अब आपको अपने कक्ष में जाना चाहिए। राजकुमार युग ने हैरानी से राजकुमार सूर्य की तरफ देखा। उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि सूर्य उसे अपने कक्ष से भागना चाहता है। उन्होंने अपना सर झटककर राजकुमार को शुभ रात्रि कह अपने कक्ष की दिशा में चले गए। आज की घटना के बाद उनके मस्तिष्क में बहुत कुछ चल रहा था जिसे समझने के लिए उन्हें कुछ समय की आवश्यकता है, इसलिए वो बिना कुछ कहे वहां से चले गए। वही राजकुमार सूर्य अपने बिस्तर से उठकर सामने कक्ष की बालकनी पर जा खड़े हुए। बाहर से आती चांद की रोशनी पूरे कक्ष में फैल रही थी। राजकुमार सामने की तरफ चांद को देखते हैं। आज चांद की रोशनी बाकी दिनों से ज्यादा थी, जिसमें उन्हें राजकुमारी मीरा का अक्ष नजर आ रहा था। उनकी वो बेखौफ काली आंखें, चांद की रोशनी में दमकता हुआ सुंदर नाजुक छोटा सा चेहरा और उसे चेहरे पर वह प्यारी सी मुस्कान, सब बार बार राजकुमार के सामने आ रहा था। राजकुमार सूर्या ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली, परंतु आंखें बंद करते ही मीरा का चेहरा एक बार फिर उनके समक्ष आया। कुछ समय ऐसे ही रहने के बाद अचानक उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। उन्होंने उसी मुस्कान के साथ कहा, आप आग से खेल रही है राजकुमारी, रुक जाइए वरना यह आग कब आपको अपने अंदर सनमा लेगी उसका आपको आभास भी नहीं होगा। इतना कहे वो मुस्कुरा दिया। राजकुमार सूर्य की आंखों में इस समय कुछ तो अजीब था जो पहले कभी नहीं दिखा। वही इन सबसे अनजान मीरा, जिसे इस बात का आभास ही नहीं था कि वो किसी के आंखों के पिंजरे में कैद हो गई है, अपने कक्ष में आराम से सो रही थी। उसे पता ही नहीं था कि आने वाला कल उनके लिए क्या नए रंग लाएगा। अगली सुबह भोजन कक्ष में महाराज अपने स्थान पर बैठे किसी के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी भोजन कक्ष का दरवाजा खुला। राजकुमार सूर्य वीर सिंह और राजकुमार युग शौर्य अपने ने भोजन कक्ष में प्रवेश किया। उन्हें आता देख महाराज अपने स्थान से खड़े होते हुए उनसे कहा, आए राजकुमार, हम आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। जिसे सुन राजकुमार सूर्य ने जवाब देते हुए कहा, आपको प्रतीक्षा करवाने के लिए हम क्षमा चाहते हैं, हमें आने में थोड़ा विलंब हो गया। जिसे सुन महाराजा थोड़ा हंसते हुए कहा, अरे नहीं राजकुमार, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं, आए बैठिए, हम सभी साथ में भोजन शुरू करते हैं। जिसे सुन दोनों राजकुमार अपने अपने स्थान पर बैठ गए। राजा के दाएं तरफ उनकी पहली पत्नी और रानी संतोषी बैठी हुई थी, वही बाकी की दोनों छोटी रानी और राजकुमारी श्रद्धा सभी को भोजन परोसने लगी। तभी राजा ने राजकुमार से पूछा, राजकुमार, हमने सुना है आप आज अपने राज्य लौट रहे हैं। जिसे सुन सूर्य कुछ देर रुक कर बोले, अभी हम कुछ दिनों तक यही रहेंगे, हमारे कार्य अभी पूरे नहीं हुए हैं। जिसे सुन राजा थोड़े उदास तो हुए, पर उन्होंने अपने भाव अपने चेहरे पर नहीं आने दिए। वही श्रद्धा जो राजकुमार के जाने से काफी उदास थी, राजकुमार की बातें सुन उसका चेहरा खिल उठा। वो बहुत खुश थी कि राजकुमार नहीं जाएंगे। वो खुशी खुशी आगे बढ़ी और राजकुमार के पास पहुंचकर उन्हें भोजन परोसने लगी। आज राजकुमारी ने नीले रंग की पोशाक पहनी हुई थी। एक अच्छे मेकअप के साथ वो इस समय काफी सुंदर लग रही थी। वो थोड़ा शर्माते हुए राजकुमार को भोजन परोसने लगी। सभी ने भोजन करना आरंभ किया कि तभी सूर्य ने अपनी आंखों से युग से कुछ कहा, जिसे समझ युग ने जल्दी से महाराज की तरफ देखते हुए कहा, महाराज, हमें यहाँ काफी समय हो गया है, परंतु हमने इस समय में राजकुमारी मीरा को यहाँ नहीं देखा। राजकुमारी मीरा का नाम सुनते ही भोजन कक्ष में सन्नाटा फैल गया। किसी को भी राजकुमार से इस सवाल की उम्मीद नहीं थी। सब जानते थे कि कुछ समय पहले राजकुमार सूर्या और मीरा के बीच क्या विवाद हुआ था। महाराज ने जल्दी से राजकुमार सूर्या की तरफ देखा जो शांति से अपना भोजन कर रहे थे। महाराज को अपनी तरफ देखता पाकर राजकुमार सूर्या ने उनसे कहा, हाँ, हम भी यही प्रश्न आपसे पूछना चाहते हैं। यहाँ आपके परिवार के सभी सदस्य हैं, केवल राजकुमारी मीरा नहीं। जिसे सुन महाराज ने थोड़ा हिचकी चाहते हुए कहा, वो राजकुमारी मीरा का स्वास्थ्य कुछ समय से ठीक नहीं, इसलिए वो अपने कक्ष में आराम कर रही है। सूर्य ने अपनी गहरी नजरों से महाराज की तरफ देखा, जिसे देखने जल्दी से कहा, पर अभी उनका स्वास्थ्य थोड़ा बेहतर है, हम अभी उन्हें भुला देते हैं। इतना की है, उन्होंने अपने एक सिपाही को राजकुमारी मीरा को लाने के आदेश दिया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक राजकुमार को राजकुमारी मीरा के बारे में क्यों जानना है। महाराज को जब राजकुमार सूर्य के आने की खबर मिली थी, तभी से ही उन्होंने राजकुमारी मीरा पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो पहले हुए अपमान के कारण मीरा से काफी गुस्सा थे। श्रद्धा ने अपनी सारी गलतियां मीरा पर डाल दी थी कि उसी ने ही उसे महाराज से विवाह करने का प्रस्ताव रखने के लिए कहा था, इसलिए उन्होंने किसी को भी मीरा के कक्ष में जाने से मन कर दिया था। और आज अचानक राजकुमार के ऐसा कहने से उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों राजकुमार राजकुमारी मीरा से मिलना चाहते हैं। वही मीरा का नाम सुनते ही श्रद्धा का मन खट्टा हो गया। वो नहीं चाहती थी कि मेरा राजकुमार से किसी भी तरह मिले, जिसके लिए उसने बहुत मेहनत की थी।
पर आज अचानक राजकुमार के मुंह से मीरा का नाम सुन श्रद्धा को बहुत हैरानी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक राजकुमार मीरा से क्यों मिलना चाहते हैं। दूसरी तरफ मीरा अपनी ट्रेनिंग के लिए तैयार हो रही थी। तभी एक दासी ने आकर मीरा को बताया कि बाहर महाराज के सिपाही आए हैं। महाराज का आदेश है कि राजकुमारी मीरा आज उनके साथ भोजन करें, जिसे सुन मीरा हैरान हो गई। मीरा और उसके पिता के बीच के रिश्ते इतने भी अच्छे नहीं थे। मीरा की मां की मृत्यु के बाद और श्रद्धा की साजिशों के कारण महाराज हमेशा मीरा से दूर ही रहते थे। उन्होंने कभी मीरा से प्यार से बात नहीं की, इसलिए आज उनका अचानक भोजन के लिए प्रस्ताव भेजना मीरा को कुछ हजम नहीं हो रहा था। उसने बाहर खड़े सिपाही को एक नजर देखा जो मीरा को अपने साथ ले जाने के लिए आया था। मीरा ने कुछ नहीं कहा और तैयार होकर सिपाही के पीछे चली गई। उसे पता था वो राजा के परिवार ज्यादा दिनों तक भाग नहीं सकती। उसे किसी न किसी दिन उनका सामना करना ही होगा, इसलिए मीरा ने यह तय कर लिया था कि वह वहां जाएगी और देखेगी आखिर उसको बुलाने की असल वजह क्या है। वही भोजन कक्ष में सभी बेसब्री से मीरा के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ समय की प्रतीक्षा के बाद भोजन कक्ष दरवाजा का खुला। अचानक तेज कदमों की आवाज भोजन कक्ष में आने लगी। जैसे जैसे मीरा अपने कदम बढ़ा रही थी, उसकी पायलों की आवाज पूरे भोजन में गूंजने लगी, जिन्हें सुन भोजन कक्ष में बैठे राजकुमार सूर्य के दिल की धड़कन अचानक तेज होने लगी। उनका दिल दुगनी रफ्तार में दौड़ने लगा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था अचानक उनके साथ क्या हुआ, परंतु उनका चेहरा बिल्कुल शांत और कठोर बना हुआ था। तभी एक शांत और मधुर आवाज सबके कानों में आई, प्रणाम महाराज, आपने हमें बुलाया। वही महाराज जो अब मीरा की शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे। मीरा के अचानक उन्हें महाराज कहकर संबोधित करने से उनकी नजरें अपने आप ही मीरा पर चली गई। वहीं अकेले महाराज ही नहीं थे जो मीरा को अपनी आंखों में हैरानी लिए देख रहे थे। कक्ष में बैठे सभी लोग मीरा को बड़ी हैरानी से देख रहे थे। इस समय राजकुमारी मीरा में एक आसमानी रंग का सुंदर लहंगा चोली पहना हुआ था। उसका दुपट्टा नेट में था। लहंगा चोली दिखने में भले ही साधारण थे, परंतु उसे पर की गई कढ़ाई काफी सुंदर थी। ऊपर से मीरा के गोरे रंग पर वह और खिल रहा था। मीरा के बाल इस समय खुले हुए थे। उसके कानों में सोने के झुमके और नाक में एक प्यारी सी सोने की नथ थी, जिस पर एक बहुत सुंदर कलाकारी की हुई थी। उसने अपने चेहरे पर किसी भी प्रकार का कोई मेकअप नहीं किया हुआ था। इस साधारण से रूप में मैं भी राजकुमारी मीरा आसमान से उतरी किसी परी के समान सुंदर और मनमोहक लग रही थी, जिसे अगर कोई एक नजर देख ले तो वह अपनी नजरें उनसे हटा ही ना पाए। सभी लोग मीरा का ये रूप देखकर हैरान थे। उन्होंने हमेशा मीरा को चमकते धमकते वस्त्र, ढेर सारे आभूषण और मेकअप के साथ ही देखा था। उसका ये रूप सभी ने पहली बार देखा था। वही सबसे ज्यादा हैरान तो श्रद्धा थी। उसे शुरू से पता था कि मीरा कितनी खूबसूरत है, इसलिए वह ईर्ष्या में आकर मीरा को हमेशा अजीब तरह के वस्त्र और मेकअप करने के लिए कहती। परंतु आज मीरा का ये रूप देखकर उसे डर था कि कहीं राजकुमार मीरा को पसंद न करने लगे। उसने जल्दी से राजकुमार सूर्य की तरफ देखा जो अपना सर झुकाए भोजन कर रहे थे। उन्होंने एक बार भी अपनी नजरें उठाकर मीरा की तरफ नहीं देखा, जिसे देख श्रद्धा के दिल को थोड़ी राहत महसूस हुई। श्रद्धा को लग रहा था कि मीरा जरूर राजकुमार को रिझाने के लिए इस प्रकार तैयार होकर आई है, जिससे सोच उसने कड़वाहट से मीरा की तरफ देखा। वही मीरा ने बिना किसी पर ध्यान दिए जाकर कक्ष के एक खाली स्थान पर बैठ गई। उसने ध्यान से भोजन कक्ष को देखा। भोजन कक्ष बहुत ही भव्य और खूबसूरत था। नीचे बैठने के लिए बड़े और कोमल गद्दों को बिछाया हुआ था, जिनके समक्ष सोने की बड़ी चौकियां और उनके ऊपर चांदी के बर्तनों को सलीके से सजाया हुआ था। दोनों तरफ बड़े बड़े खुले दरवाजे, जिनसे इस समय ठंडी हवाएं भोजन कक्ष के अंदर आ रही थी। एक पल के लिए मीरा उसे भोजन कक्ष को देखते ही रह गई। तभी एक दासी ने आकर मीरा की थाल में भोजन भरोसा खाने को देखकर मीरा की आंखें चमक गई। सच में राजाओं का खाना बड़ा ही भव्य और स्वादिष्ट होता है। उसने जल्दी से अपने होठों को गीला किया और भोजन करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। वही मीरा ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि किसी की पेनी नजरें उसकी हर एक हरकत पर थी। ये जासूस और कोई नहीं, हमारे मुकुट राजकुमार सूर्यदेव सिंह है, जो मीरा के कक्ष में आने से लेकर उसके अपने भोजन को देखने के हर एक तरीके पर बड़ी पेनी नजर रखे हुए थे। उनकी नजरें एक भी पल के लिए मीरा से नहीं हटी थी। बेशक उनका सर झुका हुआ था, परंतु उनकी आंखें मीरा पर एक पल के लिए भी नहीं हटी। तभी मीरा को किसी के नजरों की तपिश अपने ऊपर महसूस हुई, जिसे महसूस कर मीरा ने उस दिशा में देखा जहां मीरा की काली आंखें किसी की नीली आंखों से टकराए। कुछ देर के लिए वह दोनों आंखें एक दूसरे में उलझ गई। मीरा ने तुरंत अपनी आंखें हटा ली। अब जाकर मीरा को एहसास हुआ था कि यहाँ राजा के परिवार के अलावा भी कोई और है। यह नीली आंखों वाला राक्षस यहाँ क्या कर रहा है? देखो तो सही कैसे घुर रहा है, जैसे कच्चा ही चबा जाएगा। छोड़ मीरा इसे अभी, तू बस अपने खाने में फोकस कर, मीरा ने अपने मन में कहा और अपना खाना खाने लगी। खाने के लिए तो मीरा बड़े से बड़े आधी तूफान से लड़ जाए। ये तो एक राजकुमार है, आखिर हमारी मीरा है ही इतनी बड़ी फूडी। वही राजकुमार सूर्य जो मीरा को अपनी तरफ देखता पाकर थोड़े खुश हुए थे, क्योंकि मीरा जब से कक्ष में आई थी उसने राजकुमार की तरफ एक बार भी नहीं देखा, जो राजकुमार को नागवारा था। पर मीरा को ऐसे नजर फेर लेने से राजकुमार को अच्छा नहीं लगा। भाष उन्हें मीरा का अपने आप को इस तरह अनदेखा करना रास नहीं आया, जिसका मतलब राजकुमार खुद नहीं समझ पा रहे थे। वो बस चाहते थे कि मीरा उनकी तरफ देखें।
तभी राजकुमार ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुन वहां बैठे सभी लोग हैरानी से राजकुमार सूर्या और मीरा की तरह देखने लगे। वहीं बैठे युग जो अपने भोजन लुफ्त उठा रहे थे, अचानक उनके गले में भोजन फंस गया। उन्होंने खसते हुए एक नजर राजकुमार सूर्य की तरफ देखा और फिर राजकुमारी मीरा की तरफ, जो अपनी खा जाने वाली नजरों से उन दोनों की तरफ ही देख रही थी। आगे स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो और 200 लाइक का टारगेट पूरा कर दो। और अगर स्टोरी आपको पसंद नहीं आ रही है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, जिससे ये स्टोरी हम यहीं पर रोक दें और दूसरी नई स्टोरी आपके लिए लेकर आए। चलिए अब आगे स्टोरी में बढ़ते हैं। स्टोरी बाय SS एक्सप्लेनर। मीरा की ऐसी नजरों को देख राजकुमार युग ने जल्दी से अपनी नजरें नीचे कर ली। कल रात राजकुमारी मीरा के बारे में जानने के बाद अब वह राजकुमारी मीरा से किसी भी प्रकार के दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहते। उन्होंने सूर्य की तरफ देखा जो राजकुमारी मीरा की तरफ देखते हुए मुस्कुरा रहे थे, जिसे देख युग ने अपना सर ना हिला दिया। उसे राजकुमार सूर्य का स्वभाव आज अलग लग रहा था। वहीं मीरा अपनी नजरों में बेनतहा गुस्सा लेकर राजकुमार सूर्य को देख रही थी। तभी राजकुमारी श्रद्धा की आवाज आई, राजकुमार अगर आपको कुछ चाहिए तो आप हमें बता दीजिए, मीरा को ये सब नहीं आता। हमने आपसे तो प्रश्न नहीं किया, सूर्य ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए श्रद्धा से कहा, जिसे सुन श्रद्धा की बोलती बंद हो गई। उसे राजकुमार से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। अब उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसने गुस्से भरी नजरों से मीरा तरफ देखा। ये सब मीरा के कारण हो रहा था। अगर वो यहाँ नहीं होती तो राजकुमार कभी उसके साथ ऐसी व्यवहार नहीं करते। वही मीरा ने श्रद्धा की नजरों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उसने राजकुमार की आंखों में देखते हुए कहा, सही तो कह रही हमारी बड़ी बहन, ये सब कार्य हमारी बड़ी बहन को बहुत अच्छे तरीके से आते हैं। हम अपने अतिथियों का आदर सत्कार करने में सक्षम नहीं है। जिसे सुन राजकुमार जवाब देते हुए कहते हैं, परंतु हम तो ये सब इसलिए कह रहे ताकि आपके और हमारे बीच के जो गिले शिकवे हैं दूर हो सके। इन दिनों हमारे बीच के रिश्ते कुछ गलतफहमियों से गुजर रहे हैं और वैसे भी अतिथि का सत्कार तो सबका धर्म होता है। अतिथि सत्कार माय फुट, मेरा बस चले तो मैं इस नीली आंखों वाले राक्षस का अतिथि और सत्कार अभी यही निकाल दूं। बढ़ाया आया अतिथि सत्कार लेने वाला। और क्या कहा इसने रिश्ते, अगर ये आदमी 2 मिनट मेरे सामने और रुकना तो मैं इसके सारे रिश्ते की पोटली बनाकर इसके सर पर मारकर कहीं इसकी जान ना ले लूं। इसकी तो कंट्रोल माही कंट्रोल, शांत हो जा तू। मीरा अपने मन को शांत कर एक गहरी सांस लेती है। अभी मीरा आगे कुछ कह पाती कि महाराज की आवाज आए, राजकुमारी मीरा क्या आप हम सबका अपमान करना चाहती है? राजकुमार आपसे सुलह करने आए हैं तो उनके प्रस्ताव को स्वीकार करें। मीरा कहना तो बहुत कुछ चाहते थी पर वो चुप रही। वो बिना मन के अपने स्थान से खड़ी होकर भोजन परोसने के लिए आगे बढ़ी। तभी किसी चीज को देखकर मीरा की आंखें चमक उठी। उसने जल्दी पास रखा खीर का बर्तन उठाया और राजकुमार के पास चली गई। मीरा के चेहरे पर इस समय एक शाती मुस्कान थी। मीरा की यादों से उसे ये तो पता चला था कि राजकुमार को मीठा बिल्कुल नहीं पसंद, इसलिए उसने जानबूझकर खीर के बर्तन को उठा लिया। मीरा एक फीकी मुस्कान के साथ राजकुमार से कहा, राजकुमार क्या आप खीर लेंगे? भोजन कक्ष का माहौल जो अभी थोड़ा शांत हुआ था एक बार फिर तनावपूर्ण हो गया। सभी को पता था कि राजकुमार मीठा बिल्कुल पसंद नहीं करते, उन्हें मीठे से सख्त नफरत है। वहीं बैठे राजकुमार सूर्य मीरा की सारी चालाकियां समझ रहे थे। उन्हें पता था कि राजकुमारी मीरा उन्हें भोजन परोसना नहीं चाहती। मीरा अभी खुश हो पाती कि तभी राजकुमार ने कहा, जी जरूर, हमें खीर बहुत पसंद है। जिसे सुन वहां बैठे सभी लोग हैरानी से राजकुमार की तरफ देखने लगे। सबसे ज्यादा हैरान तो राजकुमार युग थे। वो पिछले 25 सालों से एक साथ थे, परंतु उन्हें आज तक नहीं पता था कि राजकुमार को मीठा भी पसंद है। उन्होंने सूर्य की तरफ देखा जो मुस्कुराते हुए सामने खड़ी मीरा की तरफ देख रहे थे। वही ये सुनकर मीरा का दिमाग खराब हो रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो इसी खीर में जहर डालकर राजकुमार को खिला दे। तभी राजकुमार की आवाज से मीरा अपने अपने ख्यालों से बाहर आए, राजकुमारी आप ऐसे खड़ी क्यों हैं, हमें मीठा दीजिए। जिसे सुन मीरा ने फीकी मुस्कान दी और एक कटोरी में उनके लिए खीर डालने लगी। अचानक ही मीरा के हाथ से खीर का बर्तन छूट गया, जिसे देख राजकुमार ने जल्दी से वह पकड़ लिया, जिसके कारण दोनों के हाथ आपस में जुड़ गए। जिसे देख मीरा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने जल्दी से अपना हाथ राजकुमार के हाथों से निकालने की कोशिश की, परंतु अचानक मीरा का हाथ राजकुमार ने कसकर पकड़ लिया। जिसे देख मीरा की आंखें और बड़ी हो गई। उसने गुस्से में राजकुमार की तरफ देखा, परंतु उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उन्हें देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उन्होंने कुछ किया है। मीरा ने झटके से अपना हाथ खींचा और बिना कुछ बोले भोजन कक्ष से चली गई। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वही मीरा को अचानक ऐसे करता देख सब हैरान थे। किसी को भी कुछ समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। महाराज ने तुरंत बात को संभालते हुए राजकुमार की तरफ देखते हुए कहा, लगता है राजकुमारी की तबीयत फिर से खराब हो गई। जिसे सुन किसी ने कुछ नहीं कहा और अपना अपना भोजन करने लगे। वहीं दूसरी तरफ मीरा सीधे अपने कक्ष में पहुंची। उसने जल्दी से दरवाजा बंद किया और उससे सटकर खड़ी हो गई। उसने पास में रखा पानी का जग उठाकर जिस हाथ को राजकुमार सूर्य ने पकड़ा था उसे पर पानी डालने लगी। राजकुमार सूर्या की छुअन मीरा को बर्दाश्त नहीं हो रही थी।
मीरा को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर राजकुमार के स्पर्श से उसे इतनी घनी क्यों आ रही है। वैसे तो माही अपने पिछले जन्म में किसी भी लड़के के साथ रिलेशनशिप में नहीं रही, पर उसे इतना तो पता था कि राजकुमार सूर्या का उसे छूना कुछ तो अजीब था। उसे अपने हाथों से घिन होने लगी थी। सूर्य के पास से एक अजीब सा डर का एहसास हुआ था जो मीरा को अपनी जिंदगी में कभी मन नहीं हुआ। मीरा अपने आप को शांत करने की कोशिश करने लगी। जब बहुत समय बाद भी मीरा का मन शांत नहीं हुए तो मीरा ने अपने कपड़े बदल अपने सर पर काला कोट डाला और अपने कक्ष से टेलीपोर्ट हो गई। वहीं दूसरी तरफ राजकुमार सूर्या के विचार कुछ अलग थे। जब उन्होंने अपने हाथों पर मीरा के हाथों को महसूस किया तो उन्हें मीरा के हाथ किसी रुई की भांति मुलायम और सफेद लगे। उनके कठोर हाथों पर वह किसी कोमल सफेद गुलाब की तरह थे जिन्हें वो बार बार छूकर देखना चाहते थे। अनजाने में ही उनकी पकड़ मीरा के हाथों पर कस गई, जिससे उनके दिल की धड़कन दुगनी रफ्तार में दौड़ने लगी। वो उन हाथों को छोड़ना नहीं चाहते थे। मीरा के स्पर्श से ही राजकुमार के दिल में जो खालीपन वर्षों से था अचानक भर गया। उन्हें अपने अंदर एक सुकून महसूस हो रहा था, परंतु राजकुमारी के दूर जाने से वो सुकून भी उन्हें अपने आप से दूर जाता महसूस हुआ। वो कुछ समय अपने खाली हाथों को देखते रही जिनमें कुछ समय पहले राजकुमारी मीरा के छोटे और सुंदर हाथ थे, जिसे सोच उनकी मुठिया कस गई। राजकुमारी मीरा के जाने के कुछ समय पश्चात ही राजकुमार सूर्या भी वहां से चले गए। वहीं बाकी सभी हैरान परेशान होकर यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि अचानक यहाँ हुआ क्या। बाकी सभी को यही लग रहा था कि राजकुमारी मीरा के ऐसे अचानक जाने से राजकुमार क्रोधित हो गए हैं, इसलिए वो भोजन कक्ष से बिना भोजन किया ही चले गए, जिसे सोच महाराज तेज प्रताप बहुत परेशान थे। वो किसी भी प्रकार से राजकुमार को क्रोधित नहीं करना चाहते थे। वहीं श्रद्धा, जो अब तक गुस्से में आग बबूला हो गई थी, जब उसने अपने पिताजी को ऐसे परेशान होते हुए देख उसने आग में घी डालने का काम करते हुए कहा। उसने थोड़ा उदास चेहरा बनाते हुए कहा, पिताजी, हमें लगता है राजकुमार आज हम सबसे बहुत क्रोधित हुए हैं। हमने मीरा को कई बार समझाया है कि किसी के सामने ऐसा व्यवहार ना किया करे। ये सब हमारी गलती है, हम मीरा को एक अच्छी सीख नहीं दे पाए। ये सब कहते हुए श्रद्धा की आंखों में आंसू आ गए। उसने आगे कहा, हम राजकुमार को थोड़ा बहुत जानने लगे हैं, जिससे हमें ये तो पता चल गया है कि आज मीरा के व्यवहार ने उन्हें बहुत ठेस पहुंचाई है। वही महाराज तेज प्रताप, जो अभी तक सिर्फ राजकुमार पर ध्यान दे रहे थे, श्रद्धा की बातें सुन उन्हें मीरा पर और अधिक क्रोध आने लगा, जिसे देख सबसे छोटी रानी सुलोचना ने आगे बढ़ते हुए कहा, महाराज, मीरा अभी बच्ची है, उन्हें अभी अच्छे और बुरे की समझ नहीं। वही छोटी रानी को मीरा की साइड लेता देख श्रद्धा ने अपनी मां की तरफ कुछ इशारा किया, जिसे समझ बड़ी रानी यह थोड़े क्रोधित स्वर में कहती है, बच्ची नहीं है मीरा, अब वो 16 बरस की हो गई है। और देखो हमारी श्रद्धा को, वह भी तो छोटी है मीरा से, बस 2 बरस ही बड़ी है, लेकिन वो कितनी सौम्य और समझदार है। ये सब मीरा ने जानबूझकर किया है ताकि महाराज का अपमान हो सके। वो हमेशा ही ऐसी हरकतें करती रहती है। सभी बातों को सुन महाराज मीरा पर और अधिक क्रोधित हो गए। उन्हें एक बार फिर सारी गलती राजकुमारी मीरा की ही लग रही थी। उन्होंने गुस्से में एक सिपाही को बुलाया। सब अचानक चुप हो गए। उन्होंने सिपाही से कहा, जब तक सूर्यगढ़ के राजकुमार हमारे यहाँ रहेंगे तब तक के लिए राजकुमारी मीरा को उनके महल में बंद कर दो, वो कहीं भी आने जाने नहीं चाहिए। जिसे सुन वो सिपाही वहां से चला गया। तभी महारानी ने कहा, महाराज, क्या आप बस इतनी ही सजा देंगे मीरा को, इससे तो उन्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिसे सुन महाराज ने कहा, हम उनकी सजा राजकुमार के यहाँ से जाने के बातें देंगे। जिसे सुन श्रद्धा के चेहरे पर एक शाती मुस्कान आ गई है, यही तो वह चाहती थी। उसने अपने मन में कहा, अब पता चलेगा तुम्हें छोटी चुड़ैल, हमारे और राजकुमार के बीच में आने का दंड तो तुम्हें मिलना ही चाहिए। धीरे धीरे सभी अपने कक्ष में चले गए। वही छोटी रानी को मीरा की चिंता होने लगी थी। वो जानती थी मीरा कभी ऐसी कोई गलती नहीं करती। जरूर आज मीरा के साथ कुछ हुआ था जिसे उन्होंने इस तरह बर्ताव किया, परंतु अब हालात उनके बस में नहीं थे। वो बस भगवान से प्रार्थना कर सकती थी कि उनकी बच्ची का ख्याल रखें। राजकुमार के कक्ष में राजकुमार अपना हाथ पकड़े बैठे हुए थे। वो जिस समय से भोजन कक्ष से वापस आए थे वो बस अपने दाएं हाथ को देखे जा रहे थे। उनकी आंखों में कुछ अजीब से भाव थे जिन्हें किसी के लिए समझना नामुमकिन था। वही उनके सामने राजकुमार शौर्य पिछले 1 घंटे से यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर क्यों राजकुमार अपने हाथों को इतने ध्यान से देखे जा रहे हैं। अब वो परेशान हो गए थे। वो अपने स्थान से खड़े होकर राजकुमार की तरफ बढ़े और उनके दाएं हाथ को पकड़कर हिलाते हुए कहा, सूर्य, आखिर क्या हो गया आपके हाथों को, जो आप इतने समय से इन्हें देख ही जा रहे हैं। वही युग के अचानक अपना हाथ पकड़ने से सूर्य अपने ख्यालों से बाहर आए। उन्होंने जल्दी से अपना हाथ छुड़ाते हुए गुस्से भरी नजर राजकुमार योग शौर्य पर डाली, जिससे कुछ समय के लिए राजकुमार शौर्य वही स्तंभ खड़े रह गए। उनकी रीढ़ की हड्डी में अचानक एक कंपन पैदा हुई। उन्होंने थोड़ा हिम्मत करते हुए दोबारा राजकुमार से सवाल किया, सूर्य, क्या आपके हाथों में कुछ है जिसे आप इतने ध्यान से देख रहे हैं? सूर्य ने कुछ समय राजकुमार शौर्य की तरफ देखा और कहा, आपने उनकी छुअन मिटा दी है। इतना कह राजकुमार अपने स्थान से गायब हो गए और पीछे छोड़ गए। हैरान परेशान शौर्य को उनके तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर राजकुमार सूर्य ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं।
वो पहले तो बिल्कुल ठीक थे, परंतु उनका बर्ताव कल रात के बाद बदलने लगा। उन्हें डर था कि कहीं राजकुमारी मीरा की सच्चाई पता चलने के बाद उनके दोस्त मानसिक रूप से बीमार तो नहीं हो गए। ये ख्याल अपने मन में आते ही अपने दोनों हाथों को अपने कानों पर रखकर जोर से चिल्लाते हुए कहा, नहीं, यह नहीं हो सकता। मुझे जल्द से जल्द अपने प्रिय मित्र को यहाँ से वापस राज्य ले जाना होगा। कहीं मेरे दोस्त का मानसिक संतुलन तो नहीं बिगड़ गया। मुझे जल्द से जल्द एक बड़े वेद की तलाश करनी होगी। इतना कहे वो एक वेद की तलाश निकल गई। इस बात से अनजान कि उनके दोस्त को कोई बीमारी नहीं बल्कि राजकुमारी मीरा से प्रेम हो गया है। अब ये बात इन अखंड ब्रह्मचारी को कौन समझाए। वहीं दूसरी तरफ राजकुमार सूर्य एक ऊंची पहाड़ी पर खड़े होकर ऊपर आसमान की तरह देखते हुए अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहते हैं, राजकुमारी मीरा, आपको जितना भगाना है भाग लीजिए, आना तो आपको हमारे पिंजरे में ही है। इतना कहे वो अजीब सी हंसी हंसने लगे। उनकी बातों में एक अजीब से दीवानापन, अहंकार और जुनून भरा था। उनकी आंखों में मीरा को अपने की लालसा साफ नजर आ रही थी, जो मीरा के लिए अच्छा संकेत नहीं था। अचानक उन्होंने हंसना बंद किया और अपनी मुठियां कसते हुए, बस कुछ समय और फिर आप हमारी कैद में होंगी। बहुत शौक है ना आपको पंछी बनकर उड़ान का, तो इस पंछी के पर हम ही काटेंगे। आपने अच्छा नहीं किया हमें इस तरह अनदेखा करके। अब आपको जीवन भर हमें ही देखना होगा। इतना कहें अब एक राक्षसी हंसी हंसने लगे। तो क्या होगा मीरा के जीवन में आगे और क्या चाहते हैं राजकुमार सूर्य, मीरा से क्या इरादे हैं उनके, मीरा को लेकर क्या मीरा उनकी सच्चाई जान पाएगी या फंस जाएगी राजकुमार के जाल में। आगे इन सब बातों से अनजान मीरा जंगल के बीचों बीच एक सुंदर नदी के पास बैठी अपने मन को शांत कर रही थी। अचानक मीरा के दिल में फिर से घबराहट होने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज उसके साथ हो क्या रहा है। वो जब से राजकुमार सूर्य से मिली है तभी से ही उसका मन इतना विचलित क्यों हो रहा है। तभी लुक्स की आवाज से मीरा अपने ख्यालों से बाहर आए। बोस, आप किस चीज के लिए इतनी परेशान हो रही है? जिसे सुन मीरा ने सामने बहती नदी को देखते हुए कहा, पता नहीं लुक्स, परंतु आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ये सूर्यगढ़ के राजकुमार में मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। उसका मुझे देखना, मुझे छूना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इस राजकुमार से मुझे एक बैड फीलिंग आ रही है। जिसे समझते हुए लुक्स ने मीरा से कहा, मैंने जितना इस राजकुमार के बारे में पता करने की कोशिश की है वो सब बहुत कम है। मुझे लगता है अब मुझे राजकुमार सूर्य की पूरी जानकारी निकालनी होगी। जिसे सुन मीरा ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए सोचा उसे अब राजकुमार सूर्य से दूर ही रहना था। उसने सूर्य के ख्यालों को अपने दिमाग से झटका और लुक्स से सवाल किया, मुझे कब तक अपने दूसरे तत्व की शक्तियां प्राप्त हो जाएगी? मैं ज्यादा समय इस राज्य में नहीं रुकना चाहती। जिसे सुन लुक्स ने हैरानी से कहा, बोस, आप कहीं जाने की योजना बना रही है? मीरा कुछ समय चुप रही और फिर बोले, हाँ, अगर मुझे शक्तियां प्राप्त करनी है और अपने आप को ताकतवर बनाना है तो मैं यहाँ नहीं रुक सकती। मुझे यहाँ से निकालकर इस पूरी दुनिया को जानना है। हो सकता है मुझे खुद से भी ज्यादा शक्तिशाली बुद्धिमान लोग मिल जाए। मुझे नहीं लगता यह अब मेरे लायक कुछ भी ऐसा है जिसके लिए मुझे यहाँ रुकना चाहिए। मुझे राजा और उसके परिवार में कोई दिलचस्पी नहीं है। जिन्होंने कभी अपनी बेटी को समझा नहीं, उसे मान सम्मान नहीं दिया, ऐसे लोगों के साथ मेरा ज्यादा दिनों तक रहना ठीक नहीं है। लुकस चुपचाप मीरा की सारी बातें सुनता रहा। कुछ समय बाद मीरा ने बोलना बंद कर दिया। तभी लुकस को कुछ याद आया। उसने मीरा से कहा, बोस, अगर आपको अधिक शक्तियां और ट्रेनिंग चाहिए तो आपके यहाँ के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्रों में दाखिला लेना चाहिए। जिसे सुन मीरा ने पूछा, शिक्षा केंद्र? हाँ, यहाँ बहुत से ऐसी एकेडमी है जिसे आप एक अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकती हैं। तो यहाँ क्या मॉडल दुनिया की तरह स्कूल भी है? जिसे सुन लुक्स ने जवाब देते हुए कहा, हाँ, मॉडर्न दुनिया में स्कूलों में भी होती है, पर यहाँ के स्कूलों में जादू से संबंधित शिक्षा नीति दी जाती है। यहाँ सभी के पास शक्तियां हैं, उन शक्तियों का सही ढंग से प्रयोग करना यही स्कूल सीखते हैं। लुकस की बातें सुन मीरा का ध्यान राजकुमार सूर्य से हट गया। उसने उत्सुकता से लुकास से पूछा, तो यहाँ कितने स्कूल है? लुक्स ने थोड़ा सोचते हुए जवाब दिया, वैसे तो यहाँ छोटी छोटी बहुत से स्कूल से, पर यहाँ 3 सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली स्कूल भी है जिसे बहुत से महान लोगों ने शिक्षा प्राप्त कर प्रसिद्ध प्राप्त की है। अच्छा, और कहाँ है ये स्कूल? मीरा ने लुकस से सवाल किया। लुक्स ने जवाब देते हुए कहा, पहले अकेडमी सूर्यगढ़ राज्य में है जिसका संचालन सूर्यगढ़ का राज परिवार करता है। ये 3री दर्जे की अकादमी है। इस अकादमी में आपके परिवार के कई लोगों ने शिक्षा प्राप्त की है और अब तो राजकुमारी श्रद्धा और आपकी 2 छोटी बहनें इन्हीं अकादमी में शिक्षा प्राप्त कर रही है। दूसरी अकेडमी समुद्रगढ़ राज्य में है। ये राज्य पानी के अंदर बसा हुआ है। ये प्रसिद्ध में दूसरे स्थान पर है, जिस तक पहुंचना काफी मुश्किल है। इसमें आपका सबसे बड़े भाई राजा के पहले बेटे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जिनकी इस राज्य में बहुत इज्जत की जाती है। तभी मीरा ने लुकस से पूछा, और पहले नंबर की अकादमी कहाँ है? जिसे सुन लुक्स कुछ देर शांत रहने के बाद आगे बोला, यह अकेडमी सबसे प्रसिद्ध उच्च और छिपी हुई अकेडमी है, जिस तक पहुंचने के लिए किस्मत और शक्ति दोनों का ही होना आवश्यक होता है। आसपास के किसी भी राज्य के में कोई भी इस अकादमी तक नहीं पहुंच पाया है। कुछ प्रसिद्ध लोगों ने ही यहाँ से शिक्षा प्राप्त की है। यह अकेडमी ब्रह्म के जंगलों को पार कर उसकी एक ऊंची चोटी पर बादलों के बीच में स्थित है, जिस तक पहुंचना नामुमकिन है। आज तक कई लोगों ने यहाँ तक पहुंचाने का प्रयास किया है, परंतु उन सभी की या मृत्यु हो गई या वो लोग कहीं गायब हो गए।
किसी को नहीं पता वो लोग कहाँ गए। लुकस की सारी बातें सुन मीरा बहुत हैरान थी। उसे पता ही नहीं था इस दुनिया में ऐसी भी कोई जगह है जहां तक पहुंचना लोगों के लिए नामुमकिन हो। उसे ये जानकर भी काफी हैरानी हुई थी कि मीरा के परिवार के सभी सदस्य शिक्षा प्राप्त करने के लिए अलग अलग जगह पर गए हैं। तभी उसने लुकस से सवाल किया, जब राज परिवार के सभी सदस्यों को शिक्षाएं प्राप्त करने के लिए बाहर भेजा गया है तो मीरा आज तक बाहर क्यों नहीं गई? माही ने मीरा की यादों में कभी किसी स्कूल या ट्रेनिंग के बारे में नहीं देखा था। लॉक्स ने जवाब देते हुए कहा, इन सभी अकादमी में एडमिशन लेने के लिए आपके पास किसी तत्व की शक्ति होना आवश्यक है और राजकुमारी मीरा के पास किसी भी तत्व की शक्ति नहीं थी। उनकी शक्तियों को पहले ही नष्ट कर दिया गया था, जिस वजह से उनकी शक्तियां कभी जागृति ही नहीं हुई। जिसे सुन मीरा ने पूछा, किसने किया था यह मीरा के साथ? महारानी संतोषी ने। जब मीर 5 बरस की थी तभी महारानी संतोषी ने मीरा को एक जहर दिया था जिस कारण मीरा की शक्तियां कभी जागृत ना हो। यहाँ सभी की शक्ति जागृत होने की एक खास उम्र होती है, परंतु राजकुमारी मीरा की शक्तियां उनकी उम्र से पहले ये जागृत हो गई थी, जो महारानी को रास नहीं आया। जिसे सुन मीरा ने गुस्से में कहा, इस मोटी औरत की प्रॉब्लम क्या है? क्यों ये हर समय पर मीरा के पीछे पड़ी रहती? मुझे ज्यादा तो नहीं पता, पर जहां तक मुझे मेरे सोर्स से पता चला है, महाराज तेज प्रताप सिंह अपनी दूसरी पत्नी यानी मीरा की मां से अत्यधिक प्रेम करते थे। महारानी के साथ उनका राजनीतिक विवाह हुआ था, परंतु मीरा की मां से उन्होंने प्रेम विवाह किया था, जिस वजह से वह अपना सारा समय अपनी दूसरी पत्नी को दिया करते। मुझे पता चला है कि मीरा की मां की मृत्यु में कहीं ना कहीं महारानी का हाथ था। जब वह गर्भवती थी तो महारानी ने उन्हें एक खास तरह का जहर दिया था जिससे मीरा और उसकी मां की वही मृत्यु हो जाए, परंतु मीरा इस हादसे में बच गई। मीरा की सारी कहानी सुन आज पहली बार माही की आंखों में आंसू आए थे। उसे नहीं पता था कि मीरा क्यों इस तरह डरी सहमी रहती थी, पर शायद आज माही को इसका कारण भी पता चल गया। उसे बड़ी रानी और श्रद्धा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। कोई इतना कैसे गिर सकता है कि अपने मतलब के चलते किसी की जान ले ले? हाँ, माही ने अपने पिछले जन्म में बहुत से लोगों को मारा था, पर उसने कभी किसी निर्दोष की जान नहीं ली। आगे मीरा के जीवन के बारे में जाने के बाद माही को महारानी और श्रद्धा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी उसके मन में एक विचार आया। उसने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा, बहुत शौक है ना इन दोनों माँ बेटियों को दूसरों के खिलाफ चाले चलने का। अब बस तुम दोनों इंतजार करो मेरी चाल का। अगर मैंने तुम दोनों का जीवन नर्क से बदतर ना कर दिया तो मेरा नाम भी माही नहीं, मीरा का बदला तो मैं तुम लोगों से सूद समेत वापस लूंगी। इतना कह है मीरा मुस्कुराने लगी। कुछ तो चल रहा था माही के दिमाग में इस समय, जो महारानी और श्रद्धा के लिए बहुत बड़ी मुसीबत लाने वाला था। अब आगे अगली सुबह मीरा को महाराज के दिए हुए आदेश के बारे में पता चल गया था, पर इन सब से मीरा को घंटा फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए तो यह अच्छा ही था कि वह राजा और उसके परिवार से दूर ही रहे। इस बहाने उसे राजकुमार सूर्य की शक्ल भी नहीं देखनी पड़ेगी। मीरा के ये कुछ दिन बहुत अच्छे निकले। उसे न तो राजा के परिवार का सामना करना पड़ा और न ही राजकुमार सूर्य की शक्ल देखनी पड़ी। इन कुछ दिनों में मीरा अपने कक्ष में रहकर अपनी ट्रेनिंग को ही सारा समय दिया। इन कुछ दिनों में मीरा ने अपनी शक्तियों को काफी मजबूत कर लिया था। उसके वायु तत्व की शक्ति अब पहले से ज्यादा मजबूत हो गई थी और अब वो अपने दूसरे तत्व की तरफ बढ़ने लगी थी। मीरा को लुक्स की मदद से ये भी पता लग गया था कि राजकुमार सूर्या मीरा का राज जान गए। जिस समय राजकुमार मीरा का पीछा कर रहे थे उस समय मीरा को किसी का अपने पीछे होने का आभास हुआ था। इसलिए मीरा ने लुक्स की मदद से यह पता लगाने की कोशिश की कि आखिर उसका पीछा कौन कर रहा है, जिससे मीरा को राजकुमार सूर्य के बारे में पता चला, जिस कारण मीरा ने कुछ दिनों तक बाहर जाना बंद कर दिया। अगर वो बाहर जाती तो पक्का उसे राजकुमार सूर्य का सामना करना पड़ता। आज की सुबह भी रोज की तरह ही थी। मीरा अपनी आंखें बंद किए हुए अपने ध्यान में बैठी हुई थी। वो रोशनियों की दुनिया में जाकर अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए कठोर तपस्या कर रही थी। तभी अचानक मीरा के दरवाजे पर दस्तक हुई, जिसे सुन मीरा का ध्यान टूट उसने धीरे से अपनी आंखें खोल दरवाजे की तरफ देखा और कहा, अंदर आ जाए। जिसे सुन दरवाजा खुला तभी दरवाजे के बाहर से 3 लोग मीरा के कक्ष में आए, जिन्हें देखने की उम्मीद मीरा को बिल्कुल नहीं थी। वो बहुत हैरान थी, पर उसने यह बात अपने अपने चेहरे पर नहीं आने दी। सामने महाराज तेज प्रताप सिंह, बड़ी रानी और उनके पीछे छोटी रानी सुलोचना थी। मीरा को यह समझ नहीं आ रहा कि आखिर यह 3 लोग उसके कक्ष में किस लिए आए हैं। सबसे ज्यादा हैरानी तो उसे राजा तेज प्रताप सिंह को देखकर हुई। मीरा की यादों से उसे इतना तो पता चल गया था कि महाराज कभी भी मीरा के कक्ष में नहीं आए, तो आज अचानक उनका ऐसे आना मीरा को कुछ खटक रहा था। मीरा ने ध्यान से सबके चेहरे के भावों को समझने का प्रयास किया। राजा के चेहरे पर थोड़ी चिंता और बेचैनी के भाव थे, वही महारानी के चेहरे नफरत और गुस्सा नजर आ रहा था। अपना सर झुकाए खड़ी तीसरी रानी थोड़ी घबराई और डरी हुई लग रही थी। उन्होंने अपने पल्लू को अपने हाथों से जकड़ा हुआ था, जिनसे उनकी घबराहट साफ समझी जा सकती थी। तीनों के चेहरे के भाव देखने के बाद मीरा को कुछ सही नहीं लग रहा था। उसे कुछ तो गड़बड़ लग रही थी, जिसे जानने के लिए उसे इन तीनों के बोलने का इंतजार किया। तभी राजा ने आगे आते हुए कहा,
मीरा हमारी प्रिय बिटिया, आज हम आपके लिए एक खुशखबरी लाए हैं। वहीं राजा के मुंह से अपने लिए प्रिय बिटिया सुनकर मीरा को तो जैसे खून की उल्टी ही होने वाली थी। क्या ये बूढ़ा राजा अपने शब्दों पर ध्यान नहीं दे सकता? इसके कारण किसी को हार्ट अटैक आ सकता था, पर मीरा ने अपने भावों को अपने चेहरे पर आने नहीं दिया। मीरा के चेहरे पर इस समय शून्य भाव। उसने ना कुछ पूछा ना कुछ कहा, जिसे देख राजा ने आगे अपनी बात कहते हुए कहा, हम आपके लिए राजकुमार सूर्य का रिश्ता लेकर आए हैं। वैसे तो हम आपका विवाह इतनी जल्दी नहीं करवाना चाहते थे, परंतु जब से हमें पता चला है कि आप राजकुमार सूर्य को पसंद करती है, इसलिए हमने राजकुमार सूर्य से बात कर आपका विवाह उनके साथ तय करवाया है। जिसे सुन मीरा का एक बड़ा झटका लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे इस सिचुएशन को समझे। सबको पता था कि कुछ समय पहले राजकुमार सूर्य और मीरा के बीच क्या हुआ था, और उसके बाद भी आज महाराज उसके लिए राजकुमार से विवाह का प्रस्ताव लाए हैं, परंतु उनकी आंखें और उनकी जुबान दोनों ही अलग अलग बातें कह रही थी। उनके जुबान बेशक ये बता रही हो कि उन्होंने मीरा के लिए राजकुमार से बात की है, परंतु उनकी आंखों में मीरा के रिश्ते की हाँ या ना का डर साफ दिखाई दे रहा था, जिसे देख मीरा को यह समझने में थोड़ी सी भी देर नहीं लगी कि यह सभी बातें बेशक राजा कह रहे हैं, परंतु ये शब्द राजकुमार के हैं। मीरा को पता था कि राजा सूर्यगढ़ से कितना डरते हैं, इसलिए उनकी इतनी तो हिम्मत नहीं है कि राजकुमार के सामने ऐसा कुछ कह सके। तो तय था कि इस रिश्ता की बात जरूर राजकुमार सूर्य ने ही की है। मीरा शांति से राजा की बातें सुन रही थी। उस इस तरह चुप देखकर महाराज ने महारानी की तरफ कुछ इशारा किया, जिसे समझ महारानी अपना मुंह बनाते हुए मीरा की तरफ बढ़ी। उन्होंने मीरा का हाथ पकड़कर उसे बेड पर बिठाते हुए कहा, पुत्री, हमें पता है ये बात जानकर आप बहुत खुश होंगी, और आपकी खुशी ध्यान में रखते हुए हमने आपका राजकुमार का विवाह 3 दिन बाद का रखवाया है। उस दिन बहुत ही शुभ मुहूर्त है। कुछ देर की शांति के बाद मीरा ने एक मुस्कान के साथ कहा, क्या आप लोग सत्य कह रहे हैं? क्या हमारा विवाह राजकुमार सूर्य के साथ होने जा रहा है? हमें ये रिश्ते से कोई परेशानी नहीं है, हमें ये रिश्ता मंजूर है। जिसे सुन सबने गहरी सांस ली। राजा छोटी रानी को अपने साथ इसलिए ही लाए थे कि अगर मीरा विवाह के लिए ना माने तो वो छोटी रानी की सहायता से मीरा को इस विवाह के लिए मना ले। इस एपिसोड को समझने के लिए पीछे का एपिसोड जरूर सुनने और इसी तरह की और भी रोमांचक स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल SS एक्सप्लेनर को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अब एपिसोड में आगे। मीरा को इस रिश्ते के लिए हाँ करता देख महाराज, जो अभी तक परेशान थे कि कहीं मेरा इस रिश्ते के लिए मान ना कर दे, उनके चेहरे पर एक खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने एक मुस्कान के साथ मीरा के सर पर हाथ रखते हुए कहा, हमें पता था हमारी पुत्री बहुत ही समझदार है। अब हम चलते हैं, हमें आपके विवाह की तैयारी करनी है। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप हमसे मांग सकती है। अब आपको अपने कक्ष में रहने की भी जरूरत नहीं है, आप बाहर आ जा सकती हैं। जिसे सुन मीरा ने एक झूठी मुस्कान दी। कुछ समय बाद कर वह तीनों लोग मीरा के कमरे से चले गए। तभी लुकस की आवाज मीरा के कानों में आए, बोस, आप ये क्या करने जा रही है? आप जानती है ना राजकुमार सूर्य के क्या इरादे हैं आपको लेकर? मीरा, जो अभी तक शांत खड़ी थी, वो अचानक जोर जोर से हंसने लगी। हंसते हंसते मीरा अपने बिस्तर पर लेट गई। उसने ऊपर छत की तरफ देखते हुए हंसना बंद किया और एक खतरनाक मुस्कान के साथ कहा, किसने कहा मैं शादी करने जा रही हूँ? जिसे सुन लुक्स ने ना समझी में कहा, अभी तो अपने विवाह के लिए हाँ किया। हाँ तो मैंने की है, पर विवाह किसका होगा ये तो विवाह का दिन ही बताएगा। जिसे सुन लुक्स ने इरिटेट होते हुए कहा, बस क्या आप मुझे सही सही जवाब देंगी? क्यों आप बातों को गोल गोल घूम रही है? मीरा ने थोड़ा हंसते हुए कहा, लुक्स, तुम्हें पता है ना मेरे पास एक और शक्ति है कि मैं अपने सामने खड़े इंसान के मन की बात सुन सकती हो और उसको छूने से उसका पेस जान सकती हूँ। जिसे सुन लुक्स ने हामी भरते हुए कहा, परंतु वो शक्ति तो अभी जागृत नहीं हुई है। 1 मिनट, क्या आपने अपनी इस शक्ति को जागृत कर लिया है? जिसे सुन मीरा ने हंसते हुए कहा, हाँ, कुछ समय पहले ही मैंने अपनी इस शक्ति को जागृत किया, और तुम्हें पता है इसका पहला एक्सपेरिमेंट मैंने रानी पर किया, जिनकी यादों से मुझे इतना तो पता चल ही गया है कि वो मेरा विवाह राजकुमार सूर्य से तो नहीं होने देगी, और यह मेरे लिए बहुत फायदेमंद होगा। तुम जानते हो ना श्रद्धा राजकुमार के प्यार में किस तरह पागल है, तो तुम्हें लगता है ये लोग इतनी आसानी से इस विवाह को होने देंगे? बस मुझे इन लोगों की चाल का इंतजार है, और उसे चाल में फंसने के लिए मैं बहुत बेकरार हूँ, क्योंकि उस चाल में फंसकर ही मैं इस राजमहल से भाग पाऊंगी। क्योंकि अगर मैंने इस विवाह के लिए मना किया तो राजकुमार सूर्य जरूर कुछ ना कुछ चाल चलेंगे जो अभी मेरी मौजूद शक्तियों के लिए अच्छी नहीं है। अभी मैं राजकुमार सूर्य का सामना नहीं कर पाऊंगी, पर हाँ, रानी और श्रद्धा की जाल के जरिए मैं बहुत आसानी से यहाँ से निकाल सकती हूँ। कुछ समय लोगों से ऐसे ही बात करने के बाद मेरा फिर अपने ध्यान में बैठ गई। वहीं दूसरी तरफ जब राजकुमार सूर्य को ये पता चला कि राजकुमारी मीरा उनसे विवाह करने के लिए मान गई है, जिसे सुन वो बहुत खुश हुए। उन्होंने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। अचानक कि वो रुक गए और एक पागल आशिक की तरह उन्होंने अपने दाएं हाथ को चूमते हुए कहा, बस कुछ समय और उसके बाद आप हमारी बाहों में होंगी राजकुमारी, और इन बाहों की कैद से हम आपको कभी आजाद नहीं होने देंगे।
बस कुछ समय और प्रतीक्षा करें हमारी, इसके पश्चात आप हमारी होंगी। आपकी सुंदरता, आपका वो बेबाक अंदाज, आपकी वो खूबसूरत आंखें सब हमारी होगी। हम आपको ऐसी जगह ले जाएंगे जहां कोई भी हमारे सिवाय देखना आपको देख ना सके। ये सब कहते हुए वो किसी सनकीकी की तरह लग रहे थे, जिन्हें देख युग को अब राजकुमारी मीरा के लिए डर लगने लगा था। उन्हें नहीं पता था कि सूर्य राजकुमारी मीरा के पीछे इतने पागल हो जाएंगे कि वह पागलों की तरह बर्ताव करने लगेंगे। युग शौर्य को इतना तो पता था कि अगर सूर्य को एक बार कोई चीज पसंद आ जाए तो वह उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन राजकुमारी मीरा के लिए उनका यह पागलपन युग को कहीं ना कहीं राजकुमारी के लिए चिंतित कर रहा था। राजकुमार यज्ञ शौर्य दिल के बहुत ही और सभ्य स्वभाव वाले व्यक्ति थे। शायद इसी वजह से उन्हें मीरा के लिए इतना बुरा लग रहा था। वही राजकुमारी श्रद्धा के कक्ष में सारे कक्ष की हालत खराब थी। कक्ष की हर एक वस्तु नष्ट हो गई थी। वही बिखरे हुए बिस्तर पर राजकुमारी श्रद्धा, जो इस समय किसी चुड़ैल से कम नहीं लग रही थी, वो जोर जोर से चिल्ला रही थी। उनके बाल बिखरे हुए थे, उनकी आंखों का काजल बहकर उनके चेहरे पर आ गया था, जिससे उनका चेहरा और अधिक बदसूरत लग रहा। उन्होंने अपने सारे गहने और वस्त्र को तहस नहस कर दिया था। वही श्रद्धा की सभी दासियां डर के मारे एक कोने में कर खड़ी थी। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो राजकुमारी के समक्ष जा सके। तभी राजकुमारी श्रद्धा के कमरे का दरवाजा खुला और महारानी संतोषी ने कक्ष की हालत देखकर एक गहरी सांस ली। तभी उनकी नजर श्रद्धा पर गई, जिसके हाथों से इस समय खून बह रहा था, जिसे देख वो घबरा गई। उन्होंने चिल्लाते हुए एक दासी को मलहम तैयार करने के लिए कहा और जाकर श्रद्धा को अपने सीने से लगा लिया। अपनी माँ के सीने से लगते ही श्रद्धा फूटकर रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, माँ, ये सब उसे छोटी चुड़ैल का किया हुआ। वो राजकुमार के सामने इसीलिए ही सज धज कर आई थी ताकि वो उन्हें अपनी सुंदरता के जाल में फंसाकर उनसे विवाह कर ले। माँ, अगर राजकुमार का विवाह मीरा से हुआ तो हम अपनी जान ले लेंगे। जिसे सुन महारानी संतोषी ने श्रद्धा के बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो पुत्री, हम तुम्हारे साथ कुछ नहीं होने देंगे। जिस तरह हम अपने प्रेम के लिए तड़पे हैं, हम तुम्हें तड़पने नहीं देंगे। और रही बात मरने की, तो मारेगी वो कुत्तिया जिसने मेरी बेटी की खुशियां छीन की कोशिश की है। बरसों पहले उसकी मां ने हमारा प्रेम छीना था और आज उसकी बेटी हमारी बेटी का प्रेम छीनने की कोशिश कर रही है। उसे समय हम कुछ नहीं कर पाए थे, पर इस बार हम तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। ये कहते हुए रानी की आंखों में मीरा के लिए बेइंतहा नफरत थी। महारानी ने श्रद्धा के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर उसके माथे को चूमते हुए कहा, क्या तुम्हें अपनी मां पर विश्वास नहीं है? हम उनका विवाह कभी भी राजकुमार से नहीं होने देंगे। राजकुमार सूर्या का विवाह आपके साथ ही होगा। जिसे सुन मीरा की आंखें चमक उठी। उसने महारानी के गले लगते हुए कहा, माँ, क्या आप सत्य कह रही हैं? क्या हमारा विवाह राजकुमार के शादी होगा? क्या हम ही सूर्यगढ़ की रानी बनेंगे? इस पर महारानी ने हामी भरी। विवाह का समय 3 दिन बाद का था। पूरे राज्य में ये खबर फैल गई कि सूर्यगढ़ के राजकुमार सूर्यदेव सिंह का विवाह भीमपुर राजा की छोटी राजकुमारी मीरा से हो रहा है। ये खबर सभी के लिए चौंकाने वाली थी। सभी ने यही सुना था। सूर्यगढ़ के राजकुमार सूर्यदेव सिंह राजकुमारी मीरा को पसंद नहीं करते, इसलिए उन्होंने भरी सभा में उनका अपमान किया। फिर अब राजकुमारी मीरा के साथ उनके विवाह की खबर, इस बारे में जानने के लिए सभी बहुत उत्सुक थे कि आखिर राजमहल में चल क्या रहा है। इसलिए सभी से विवाह समारोह में शामिल होना चाहते थे। महाराज तेज प्रताप भी बहुत खुश थे। उन्हें इस बात की खुशी थी कि अब उनका रिश्ता सूर्यगढ़ राज्य जैसे भाव राज्य के साथ जुड़ने जा रहा है, जिनसे उनकी शक्तियों में और अधिक बढ़ोतरी हो गई। उन्हें अब अपनी से बड़ी रियासत के सामने झुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वो सूर्यगढ़ गढ़ जैसी एक बड़ी रियासत के रिश्तेदार बनने वाले थे, जिस वजह से उन्होंने अपने आसपास के सभी रियासतों, अपने मित्र, यहाँ तक कि शत्रुओं को भी अपनी बेटी के विवाह का निमंत्रण भेजा। वो सभी को अपनी बढ़ती शक्तियां और वैभव दिखाना चाहते थे। राजमहल को बहुत ही भव्य और सुंदर तरीके से सजा दिया गया था। हर तरफ चकाचौंध से भारी रोशनी चमक रही थी। ये सभी तैयारी महाराजा ने बहुत ही उच्च स्तर पर करवाई थी, ताकि लोग उनका वैभव और शानो शौकत देख सके। वहीं दूसरी तरफ मीरा के कक्ष। मीरा इन 3 दिनों में अपने कक्ष से एक बार भी बाहर नहीं दिखाई दी। जब सारी औरतें उन्हें हल्दी और मेहंदी लगाने आई तो मीरा ने उन्हें हल्दी और मेहंदी से एक भयंकर बीमारी कहकर इस रस्मों को टाल दिया, जिसे सिद्ध करने के लिए उन्होंने उसे प्रयोग करके भी दिखाया, जिसके बाद किसी ने भी उन्हें रस्मों के लिए जोर जबरदस्ती नहीं की। वैसे भी महारानी इस विवाह से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता था, इसलिए उन्होंने भी मीरा पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो बस किसी भी प्रकार इस विवाह को रोकने की योजनाओं में लगी हुई थी। आज विवाह का दिन था। मीरा अपने कमरे में अपने कुछ जरूरी सामान को एक बड़े से थैले में डाल रही थी। उसने अपने आगे आने वाले सफर में प्रयोग होने वाली महत्वपूर्ण वस्तुओं को उसे थैले में डाल लिया। तभी उसने एक जादुई स्टोरेज रिंग बाहर निकाली और अपना सभी सामान उसमें डाल दिया। ये स्टोरेज रिंग मीरा ने इन 2 दिनों में छुप छुप कर राजमहल से बाहर जाकर एक व्यापारी से उच्च दम पर खरीदी, जिसमें मीरा का काफी धन लगा। पर अब मीरा को इस बात की शांति थी कि उसका धन सही जगह पर लगा है। उसने इस अंगूठी में पहले ही बाजार से खरीदी हुई कुछ वस्तुएं, कपड़े और खाने पीने का सामान डाल दिया था, परंतु अभी भी स्टोरेज अंगूठी में बहुत सा स्थान खाली पड़ा हुआ था, जिसमें मीरा और अधिक वस्तुएं डाल सकती थी। वैसे तो उसे यकीन नहीं था
कि यह पुरानी अंगूठी उसके इतने काम आएगी। उसे लगा शायद उसे व्यापारी ने उसे ठग लिया है, परंतु उसका प्रयोग करने के बाद मीरा को इस बात की शांति हुई कि उसने सही वस्तु को खरीदा है। उसने राजमहल से अपने जमा किए हुए कुछ पैसे, अपने कुछ कीमती हथियार जो उसने स्वयं बनाए थे, यही सब मीरा ने राजमहल से लिया था। उसने अपने वस्त्र और या किसी और आभूषण को हाथ नहीं लगाया ताकि किसी को भी उसे पर शक ना हो। वो अभी अपना सामान डाल ही रही थी, तभी अचानक दरवाजे पर एक दस्तक हुई, जिसे सुन मीरा सतर्क हो गई। उसने जल्दी से सभी सामग्री को स्टोरेज अंगूठी में डाल दिया। तभी दरवाजा खुला। दरवाजे पर महारानी संतोषी और श्रद्धा खड़े थे। उनकी नजर सामने बैठ मीरा पर गई, जिसने एक सुंदर हैवी एम्ब्रॉयडरी का लहंगा पहना हुआ था, जिसके ऊपर उसके गले में एक बहुत ही कीमती मोतियों का हार, कानों में झुमके, माथे पर मांग टीका और नाक में एक सुंदर सी नाथ हल्के से मेकअप के साथ। मीरा बहुत ही सुंदर और अद्भुत नजर आ रही थी। एक ऐसी सुंदर स्त्री जिसको अगर कोई एक नजर देख ले तो वो अपनी नजरें हटाना ही भूल जाए। मीरा का ये रूप देखकर श्रद्धा का चेहरा काला पड़ गया। उसने अपने कदम जैसे ही आगे बढ़ाए, अचानक उसका हाथ किसी ने पकड़ लिया, जिसे समझा मत। श्रद्धा शांत होने की कोशिश करने लगी। उसने अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लाते हुए मीरा की तरफ देखा। महारानी ने मुस्कुराते हुए मीरा से कहा, मीरा पुत्री, आप आज कितनी खूबसूरत लग रही है, किसी की नजर ना लगे। इतना कह उन्होंने अपनी आंखों से काजल निकालकर मीरा को लगा दिया, जिसे देख मीरा बड़ी मासूमियत से मुस्कुराई। उसने मुस्कुराते हुए महारानी से कहा, क्या हम इतने अच्छे लग रहे हैं बड़ी माँ? आपकी तारीफों के लिए धन्यवाद। फिर उसने अपनी आंखों के कोने से श्रद्धा की तरफ देखा, जो अभी खुश होने की बहुत कोशिश कर रही थी, जिसे देख मीरा ने कुछ सोचा। फिर उसने अपने गले के हार को महारानी को दिखाते हुए कहा, बड़ी माँ ये देखिए, ये राजकुमार ने हमारे लिए भेजा है। वो कह रहे थे कि इसमें हम बहुत खूबसूरत लगेंगे। देखिए उनकी पसंद कितनी अच्छी है। इतना कह मीरा शर्माने लगी। उसको इस तरह शर्माता देख श्रद्धा, जो अब तक अपने आप को शांत करने की बहुत कोशिश कर रही थी, वो गुस्से में पागल हो गई थी। वह आगे बढ़कर अभी उसे हर को खींचने तोड़ना वाली थी कि तभी महारानी ने एक बार फिर उसे पीछे की तरफ खींच लिया और अपनी आंखों से श्रद्धा को शांत रहने का इशारा किया। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए मीरा से कहा, ये तो बहुत ही नायाब और खूबसूरत है। सच में राजकुमार आपसे सच्चा प्रेम करते हैं। अरे हाँ, हम तो बातों में भूल ही गए, हम आपके लिए कुछ लाए हैं। इतना कह उन्होंने ताली बजाई, जिससे दो दासियां जिनके हाथों में दो बड़ी सी थाल थी, वो सर झुकाकर कमरे के अंदर आए और उसे थाल को वहां रख चली गई। उसे थाल को देख श्रद्धा की आंखें चमक उठी। उसके सारा गुस्सा, सारी नफरत 1 मिनट में हंस गायब हो गई। उसने आगे बढ़ाकर उसे थाल से कपड़ा हटाते हुए अपने हाथ में एक कटोरी लेकर मीरा की तरफ बढ़ी। उसने मुस्कुराते हुए मीरा से कहा, मीरा तुम्हें बचपन से ही मूंग का दाल का हलवा बहुत पसंद है ना, इसलिए आज माँ ने खास तुम्हारे लिए अपने हाथों से ये तैयार किया है। फिर थोड़ा उदास होते हुए कहा, हम आपको और ज्यादा प्यार और समय देना चाहते थे, परंतु अब लगता है हम वह भी नहीं कर पाएंगे। आज हमारी छोटी बहन का विवाह है, उसके बाद आप हमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर चले जाएंगी, इसलिए हमने आखिरी बार आपके लिए बहुत प्यार से कुछ बनाया है। हमें पता है हमारे बीच बहुत गिले शिकवे रहे हैं, जिन्हें दूर करने के लिए हमने आज इस मीठे का सहारा लिया है। क्या आप इसे स्वीकार करेगी? अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप मत खाना। इतना कह उसकी आंखों में आंसू आ गए, जिसे देख मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बड़ी बहन, यह आपने इतने प्यार से बनाया है, हम कैसे मना कर सकते हैं। और वैसे भी मूंग दाल का हलवा तो हमारा पसंदीदा मीठा है। जिसे सुन श्रद्धा ने उसे कटोरी को मीरा की तरफ बढ़ा दिया। मीरा ने खुशी खुशी उसे हलवे को खाने लगी। वही महारानी और श्रद्धा की नजर मीरा पर ही बनी हुई थी। अपना काम होता देख दोनों के चेहरे, जो अभी तक उदास थे, उस पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर मीरा की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। अब क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए। आगे स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मजा आने वाला है, तो इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना बिल्कुल ना भूले और चैनल को अपने प्यारे प्यारे हाथों से लाइक और सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूले और अपना प्यार भरा कमेंट जरूर करें। और दोस्तों, कम से कम 200 लाइक का टारगेट पूरा कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।